डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम 100 नंबर का पूरा जो पेपर है उसकी हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये आपकी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है, महामैराथन क्लास है। इसमें एक भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। और ख़ास बात इस क्लास की क्या है, इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह है। चाहे वो लेटर की बात करो, चाहे वह आपका लेटर हो, चाहे आपकी सेंट्रल आइडिया हो, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हों, ठीक है। हर एक चीज़ सब बहुत ही इम्पोर्टेंट के हैं, है ना। यहाँ तक कि ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं या वोकेबलरी है उसको भी सेलेक्टेड रखा गया है, ठीक है। और यदि इस क्लास को आप देख लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मदद मिलने वाली है और दूसरी क्लास शायद आपको कहीं देखने देखने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। और इसको मैंने सीरियल में रखा है ना। पहले आपका स्टांजा है, फिर लेटर है, इस तरीके से टोटल सीरियल में है, ठीक है। फिलहाल हम इसकी जो शुरुआत करेंगे वह आपकी लेटर से करते हैं, ताकि आप जो है एक अच्छी तैयारी कर सकें। वैसे तो अनसीन पैसेज आप अपने हिसाब से एक आधा देख लें, बहुत ज़्यादा उसमें समय ना लगाएं, क्योंकि अनसीन पैसेज होता ही इसलिए है कि वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। उसमें समय हम अनावश्यक ना लगाएं। इससे अच्छा है कि हम बाकी जो सेक्शंस हैं उन पर अच्छी तरह से, है ना, पकड़ बना लें, ठीक है। तो ये आपके स्टांजास थे और यहाँ से शुरू होता है आपका आर्टिकल, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। और सेक्शन आपका होता है बी सेक्शन, जो कि राइटिंग सेक्शन होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे आर्टिकल पूछा जाता है। तो हमने इम्पॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है। आपने हो सकता है इसके पहले भी कहीं पढ़ा हो, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला आपका जो आर्टिकल है, आर्टिकल इम्पोर्टेंस ऑफ गेम, अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार आया है, ठीक है। इसको पहली प्रायोरिटी आप दें, है ना। दूसरा आर्टिकल आपका राइजिंग प्राइसेस है इन इंडिया। राइजिंग प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर है आपका राइट एन आर्टिकल ऑन रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया। भारत मॉडर्न इंडिया में महिलाओं का जो है रोल, उसको आपको बताना। राइट एन आर्टिकल ऑन इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक, ये भी आपका कई बार जो है पिछले सालों में रिपीट हुआ है, ठीक है। जो पेंडेमिक का विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ा। राइट एन आर्टिकल ऑन क्लीन सिटीज नीड ऑफ द, और आज के समय में क्लीन सिटीज की कितनी आवश्यकता है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहला है इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन स्कूल लाइफ बाई रवि शर्मा। जब आप लिखते हैं तो इस तरीके से आप शीर्षक लिखते हैं, क्योंकि ये जो आर्टिकल होता है अखबार में छपने के लिए होता है, ठीक है। तो अखबार में आप शीर्षक डालते हैं, उसके बाद लेखक का नाम लिखा होता है। लेकिन परीक्षा में आप तब तक यहाँ पर नाम ना लिखें जब तक कि आपके क्वेश्चन में ना लिखा हो, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में आपके नाम नहीं दिया गया है, मेंशन है, तो फिर आप यहाँ पर, है ना, इसको डॉट डॉट करके छोड़ दें या फिर एक्स वाई जेड कुछ ऐसे लिख दें, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स शुरू करते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर विटाल इन स्कूल लाइफ, है ना। मतलब क्या है, जो आर विटाल इन स्कूल लाइफ या प्ले विटाल रोल, ठीक है। प्ले विटाल रोल मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। कौन? खेलकूद। प्रोमोटिंग फिजिकल फिटनेस, जो खेल कूद होते हैं हमको फिजिकली फिट रखते हैं, मेंटली हमको शार्प बनाते हैं, है ना। दे बिल्ड डिसिप्लिन, अनुशासन बिल्डअप करते हैं, टीम वर्क हमको सिखाते हैं, स्ट्रेस रिलीफ, हमारा तनाव दूर करते हैं खेल कूद, अमिट स्टडीज, मतलब पढ़ाई भी चलती रहती है और जो हमारे विभिन्न प्रकार के तनाव हैं उनको दूर करते हैं। कौन? खेल कूद। रेगुलर स्पोर्ट्स लाइक फुटबॉल, यदि हम लगातार मतलब नियमित रूप से खेलते हैं, चाहे फुटबॉल हो, योगा हो, है ना, ये सब क्या करते हैं? स्ट्रेंथन, मतलब मजबूत करते हैं हमारी मसल्स को, ठीक है। हमारी मसल्स को इम्प्रूव करते हैं, इम्प्रूव स्टेमिना, और हमारी जो स्टेमिना है ना, जो है घंटों बैठ करके पढ़ने की जो क्षमता है ना, घंटों काम करने की जो क्षमता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाते हैं। प्रिवेंट लाइफ स्टाइल डिजीजेस, और जो है डिजीजेस जो बहुत ही घातक होते हैं उनको दूर करने, मतलब दूर रखते हैं। कौन? खेलकूद, ठीक है। तो स्कूल्स विद प्लेग्राउंड्स
सी एक्टिव स्टूडेंट्स स्कोरिंग। देखा जाता है कि जो स्कूल्स विद प्लेग्राउंड, जिन यहाँ पर बढ़िया प्लेग्राउंड है जिन स्कूल्स में, है ना, और बच्चे को खेलने को मिलता है एक्टिव स्टूडेंट्स, तो और वहाँ पर जो खेलों में एक्टिव रहते हैं बच्चे, वो देखा गया है, अध्ययन बताते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाते हैं। कौन बच्चे? जो खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं। बेटर इन एग्जाम्स ड्यू टू बैलेंस्ड रूटीन्स, क्योंकि खेलने के लिए उनको पंक्चुअल होना पड़ता है। तो पंक्चुअलिटी वह उनको शारीरिक रूप से भी समृद्ध करती है, और कहीं न कहीं उसका लाभ उनको पढ़ाई लिखाई में भी मिलता है, और लोग समाज में भी उसका एक अलग पहचान मिलती है, लोग तारीफ करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो टीम गेम्स, जो टीम में खेले जाने वाले खेल हैं, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, है ना, टीम्स कोऑपरेशन, ये हमको सिखाते हैं कि किस तरह से हमको सहयोग के साथ काम समाज में करना है। ठीक है, हमको नेतृत्व की क्षमता सिखाते हैं, इसेंशियल लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, हमारे जीवन की जो इसेंशियल स्किल्स हैं कि क्या क्या, है ना, गुण होने चाहिए। यट मैनी स्कूल्स नेग्लेक्ट, फिर भी बहुत सारे स्कूल इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर देते हैं। किसको? स्पोर्ट्स को, मतलब स्पोर्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, एकेडमिक्स, फॉर एकेडमिक्स मतलब वो हवाला देते हैं कि पढ़ना निकला ज़्यादा ज़रूरी है, खेलना कूदना नहीं ज़रूरी है। लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के साथ यदि खेल कूद किए करवाए जाएं तो खेल कूद पढ़ाई लिखाई में बाधा नहीं है, बल्कि वो उनके लिए तो कम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, काजिंग अनफिट यूथ, इसी से जब ये दलील देते हैं स्कूल की, खेल कूद स्कूल बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इसी से तो आज का युवा जो है अधिकांश क्या है, बीमारू होता जा रहा है, अनफिट रहता है, तनाव से ग्रस्त रहता है, उसकी कोई दिशा और, है ना, जो है सोच नहीं होते, कोई विजन नहीं होता है। स्कूल्स मस्ट प्रायोरिटाइज गेम्स डेली। तो अंत में हम यही कहना चाहते हैं, मतलब आप कंक्लूजन लिख रहे हैं आप, है ना, कि स्कूल मस्ट प्रायोरिटाइज, स्कूलों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए किसको? खेल को, गेम्स डेली, उसमें वो मॉनिटरी कर दें, मैंडेटरी कर दें, है ना, कंपलसरी कर दें कि खेल दो, जिस तरीके से हर एक सब्जेक्ट की क्लास चलती है उस तरीके से खेलों की भी चलनी चाहिए। हेल्दी बॉडीज़, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और मन स्वस्थ रहेगा तो हर काम स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो इंश्योर शार्प माइंड्स, इससे क्या होगा? शार्पनेस हमारे माइंड्स की बढ़ेगी। स्पोर्ट्स मेक स्टूडेंट्स कंप्लीट, क्योंकि खेल कूद क्या करते हैं? बच्चों को कंप्लीट बनाते हैं, इंडिविजुअल्स बनाते हैं, मतलब एक सर्वांगीण विकास जो है विकास करते हैं। कौन? खेल कूद। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, ये दूसरा आपका टॉपिक है। ये सेकंड है राइजिंग प्राइसेस, बढ़ती कीमतें इन इंडिया, भारत में जो बढ़ती कीमतें हैं। ठीक है, काजेस, उसके कारण क्या है, रेमेडीज़ क्या है। ठीक है, क्यों जो है महंगाई बढ़ रही है, हर वस्तु की जो प्राइसेस हैं वो अक्सर क्यों बढ़ जाती हैं, आसमान छूने लगती हैं, इसका क्या उपाय है कि इसको दूर किया जा सके। ठीक है भाई, अब आप यहाँ पर आप कोई काल्पनिक नाम लिख देंगे। ठीक है, क्लास को मेंशन कर सकते हैं। राइजिंग प्राइसेस, ठीक है, राइजिंग प्राइसेस, यदि आप नाम नहीं लिख रहे हैं, है ना, तो इसको डॉट डॉट करने के बाद आप सीधे आप डिस्ट्रिक्ट डाल दें यहाँ पर, मतलब मेंशन करना है कि इस राइटर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आप अपना नाम यहाँ ना लिखें, क्योंकि पेपर में चाहे वो लेटर हो या कहीं पर भी नाम लिखना उचित नहीं है। राइजिंग प्राइसेस, जो बढ़ती कीमतें हैं वो प्लेग करती हैं इंडिया, मतलब भारत की में जो है एक प्रकार से त्रासदी लाती हैं। ठीक है, बढ़ती कीमतें हमें क्या करती हैं? इरोडिंग सेविंग्स, वो हमारी सेविंग्स को क्या करती हैं? क्षति पहुंचाती हैं, मतलब जो भी हमारी बचत है ना, उसका संतुलन बिगड़ता है बढ़ती हुई महंगाई की वजह से, है ना, वो हमको तंग करती हैं बढ़ती हुई जो महंगाई है। फ्यूलिंग इनइक्वालिटी, इससे क्या होता है? जब हम बचत नहीं कर पाते हैं, है ना, तो इनइक्वालिटी आ जाती है, असमानता आती है। फूड इन्फ्लेशन हिट्स, जो खाद पान की जो चीज़ें हैं उनकी उनकी जो महंगाई है वो हिट करती है द पुअर हार्डेस्ट, गरीबों को सबसे ज़्यादा, क्योंकि अमीर जो हैं उनको महंगाई परेशान नहीं करती, क्योंकि उनको अमीरों को खाने पीने की तो कभी लाले हो ही नहीं सकते हैं, चाहे जितना कोई महंगाई आ जाए तो वो महंगी से महंगी चीज़ें खरीदेंगे। ठीक है, क्या करना है उनको, लेकिन भुगतना पड़ता है जब गरीबों को, जो 2 जून की रोटी तक खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि महंगाई महंगाई की वजह से। ठीक है, जितनी कमाई होती है उस हिसाब से उनके पास
खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर नहीं होती है। स्पार्किंग अनरेस्ट, जिसकी वजह से स्पार्क होता है, मतलब उनमें बेचैनी उत्पन्न होती है। काजेस इंक्लूड होल्डिंग बाई ट्रेडर्स। अच्छा, काजेस क्या हैं, क्यों ये महंगाई होती है? दरअसल इंक्लूड होल्डिंग मतलब जमाखोरी बाई ट्रेडर्स, जो व्यापारी हैं, है ना, उनके द्वारा जब जमाखोरी होती है, क्या होती है? होल्डिंग होती है, HORDING, राइट। सप्लाई चेन डिसरप्शंस, ठीक है। कई बार क्या होता है, होर्डिंग हो जाती है जिससे सप्लाई चेन बाधित हो जाती है। जब किसान ने उत्पादित किया, उसने बेच दिया इसको, है ना, और इन्होंने क्या किया, इसको स्टॉक कर दिया, मार्केट में भेजा ही नहीं। जब मार्केट में भेजा नहीं तो ये चीज़ें पहले मार्केट में जितनी थी, है ना, तो कमी हो की वजह से अब यहाँ पर महंगाई बढ़ गई। तो इस तरीके से सप्लाई चेन जो है डिसरप्ट होती है। हाई फ्यूल कॉस्ट, और अक्सर क्या होता है, जो देखा गया है कि जो फ्यूल जो तेल के दाम होते हैं, चूँकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे तय होते हैं, तो उनकी वजह से बाकी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ता है ना। महंगाई का एक कारण ये भी है। मानसून फेलियर्स और महंगाई में तीसरा कारण कौन सा है? मानसून, क्योंकि भारत की जो ज़्यादातर आबादी है वो गांव में रहती है, वो किसान, वो फार्मर्स हैं, किसान हैं, ठीक है। और उन किसान, भारत की जो किसानी है वो कहा जाता है एक प्रकार से जुआ है। क्या है? जुआ है, क्योंकि जिस साल मानसून अच्छे हो गए उस साल अच्छा उत्पादन हो जाता है, जिससे किसानों का तो कल्याण होता है, उनके पास पैसा आ जाता है। जिस साल नहीं होता है उस साल जो वस्तुएं हैं उनकी महंगाई आसमान छूने लगती है। ग्लोबल इवेंट्स लाइक वार्स, और इसमें और कौन सी हैं? जब युद्ध छिड़ जाता है, मान लेते हैं किसी दूसरे कंट्रीज में भी युद्ध हो रहा है, कंट्री टू कंट्री, लेकिन वहाँ से जो आने वाली, जो इंपोर्ट की जाने वाली वस्तुएं हैं, उनका सीधा सीधा असर देश को प्रभावित करता है, राइट। एड टू इम्पोर्ट बिल्स, है ना, गवर्नमेंट सब्सिडीज लीक वाया करप्शन, और सरकार के द्वारा जो सब्सिडीज दी जाती हैं, है ना, सब्सिडी मतलब जो सहायता दी जाती है वो पर्याप्त नहीं होती है, राइट। फिर रेमेडीज़ क्या हैं, फिर इसके उपचार क्या हैं, मतलब क्या इसको कैसे सुधारा जा सकता है? अब आप बताएंगे। स्ट्रिक्ट एंटी होर्डिंग लॉज, सबसे पहले बहुत ही सख्त कानून बनाया जाए कि यदि किसी को पाया गया कि उसने जमाखोरी की है ना, मुनाफे के लिए, तो उस पर एक्शन लिया जाए कि दोबारा वो नाम न ले और 10 लोग और सीखें, ठीक है। बूस्ट फार्मिंग, और खेती को बूस्ट दिया जाए, है ना, वाया बेटर सीड्स, ताकि जो है उत्पादन बढ़ाया जा सके, है ना, किसानों का उत्पादन बढ़ाया जा सके। और वो भी ऐसा होना चाहिए कि यदि मानसून यदि कम आते हैं, मतलब प्रभावित होते हैं, वर्षा कम होती है, तब भी खेती के उत्पादन पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। इरिगेशन सिस्टम को भी बढ़ाया जाए, नहरों की जो है मरम्मत कराई जाए, उनकी संख्या बढ़ाई जाए, है ना, इस तरीके से कंट्रोल और सब्सिडी दी जाए। कंट्रोल ब्लैक मनी, और जो काला बाजारी है, मतलब जो काला धन है, उसको कंट्रोल किया जाए, करप्शन पर रोक लगाई जाए, ठीक है। एंड प्रमोट डिजिटल पेमेंट्स, और पारदर्शिता लाई जाए, किसके माध्यम से? डिजिटल पेमेंट के माध्यम से, ठीक है, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। पब्लिक अवेयरनेस, और लोगों में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? जागरूकता के लिए अभियान चलाए जाएँ, है ना। वेस्टेज हेल्प्स, अवेयरनेस ऑन वेस्टेज हेल्प्स, ठीक है, किस तरीके से हम वेस्टेज को वेस्टेज को जो है उसका मैनेज करें, प्रबंध करें। अफोर्डेबल एसेंशियल्स, जो अफोर्डेबल चीज़ें हैं जिनको हम खरीद सकते हैं, एसेंशियल्स एंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है, उनसे स्टेबिलिटी आती है। गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स मस्ट एक्ट फास्ट फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया, सरकार को और नागरिकों को एक समृद्ध भारत के लिए जो है सामूहिक रूप से और सहयोगिक तरीके से आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। आर्टिकल नंबर 3 की यदि हम बात करें, रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, तीसरा आर्टिकल है रोल ऑफ वुमेन, महिलाओं का रोल इन मॉडर्न इंडिया। भारतीय मतलब आधुनिक जो है भारत में महिलाओं का क्या है, ठीक है। अब ये रिलेटेड आपका एंशियंट हो जाता है, जब एंशियंट की बात करते हैं, या एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया, महिलाओं की, मतलब टाइटल आपका अलग हो सकता है, लेकिन सब बातें महिलाओं से ही जुड़ी हुई हैं, ये बात ध्यान रखिए। तो ये कई चीज़ों को कवर करेगा, ठीक है। ये नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम अलग से तैयार करेंगे, यही सब चीज़ें हैं। रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया बाई अनीता वर्मा, कोई भी आप यहाँ पर नाम लिख देंगे, और क्लास सी। वुमेन एम्पावर मॉडर्न इंडिया, वुमेन वे एम्पावर, महिलाएं क्या कर रही हैं? एम्पावर, यहाँ पर ये वर्ब है,
महिलाएं एम्पावर कर रही हैं, मतलब महिलाएं सशक्तिकरण कर रही हैं। किसका? मॉडर्न इंडिया का। महिलाएं आधुनिक भारत को मजबूत बना रही हैं। ब्रेकिंग बैरियर्स, क्योंकि वो क्या तोड़ रही हैं? बैरियर्स तोड़ रही हैं, जो पाबंदियां थी उन पर, है ना, वो पाबंदियों को, बैरियर्स को, बाधाओं को तोड़ रही हैं। इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। आप आज के समय में कंडक्टर से लेकर के, है ना, नेवी ऑफिसर तक, छोटी गाड़ी से लेकर के एरोप्लेन तक चलाती हुई महिलाओं को पाएंगे। ठीक है। फ्रॉम लीडर्स टू साइंटिस्ट, वो नेता भी बन रही हैं, प्रधानमंत्री बन रही हैं, राष्ट्रपति बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं। द ड्राइव, वो चलाती हैं क्या? प्रोग्रेस। मतलब महिलाओं का भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है भारत की उन्नति को सुनिश्चित करने में। ठीक है। एजुकेशन एंड लॉज अपलिफ्टेड वुमेन। और ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? जैसे जैसे एजुकेशन, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है ना, और जो कानून हैं, अपलिफ्टेड वुमेन, उन्होंने क्या किया है? जो कानून बनाए गए महिलाओं के लिए, उन्होंने महिलाओं को अपलिफ्ट किया है, उनका उद्धार कर रहे हैं। फ्रॉम कल्पना चावला इन स्पेस टू इंदिरा नूई। कल्पना चावला से लेकर के, है ना, जो उन्होंने स्पेस के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान स्थापित किया, और इंदिरा नूई इन बिजनेस, और बिजनेस में जो इंदिरा नूई हैं उन्होंने अपना दमखम दिखाया। रूरल स्कीम्स लाइक बेटी बचाओ बूस्ट, ये जो स्कीम्स हैं गांव को ध्यान में रखते हुए बनाई गई जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो भी बूस्ट करती हैं। गर्ल चाइल्ड वेलफेयर, मतलब जो लड़कियों के कल्याण की बात करती हैं, क्योंकि अभी तक जो है बच्चों को प्रायोरिटी दी जाती थी। इवन पेरेंट्स के द्वारा भी बच्चों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, चाहे वो अधिकार की बात हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई की बात हो, हर चीज़ में। लेकिन अब बच्चों की समृद्धता पर सरकार उनके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करती है। कार्यक्रम की अलग अलग स्कीम्स, चाहे एजुकेशन संबंधित हों, रोजगार से संबंधित हों, है ना, रिजर्वेशन के माध्यम से हो, हर प्रकार से महिलाओं को, इन बच्चियों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। यट फिर भी चैलेंजेस लाइक वायलेंस, लेकिन अभी भी समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहे हैं, हिंसा हो रहे हैं, है ना, घरेलू हिंसाएं भी हैं और सामाजिक भी हैं। वेज गैप्स भी हम देखते हैं। एक पुरुष व्यक्ति को, वो जब काम करता है तो उसकी जो सैलरी होती है, वो मजदूरी होती है, वो ज़्यादा होती है, और महिलाओं में कम होती है। तो इस तरीके से भी भेदभाव देखा जा रहा है, अक्सर प्राइवेट क्षेत्रों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है। परसिस्ट आज भी बना हुआ है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड सेफ्टी लॉस आर की। और जब बराबर समानता दी जाएगी महिलाओं को भी पुरुषों के समान, और उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी, कानून बनाए जाएंगे, तभी जा करके एक एक्सपेक्टेड हम चेंज ला सकते हैं। इस तरीके से सेलिब्रेट वुमेन एज नेशन बिल्डर्स। ठीक है। हमें मनाना चाहिए सेलिब्रेट वुमेन एज नेशन बिल्डर्स। हम आज क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता दिखाते हुए पा रहे हैं। देयर राइज अपलिफ्ट्स, उनका जो उत्थान हो रहा है, महिलाओं का जो उत्थान है ना, अपलिफ्ट्स फैमिलीज एंड सोसाइटी, वो सिर्फ परिवारों को नहीं आगे बढ़ा रहा है, बल्कि पूरे समाज को दिशा दे रहा है। इंडिया साइंस ब्राइटर विद एम्पावर्ड वुमेन। आज भारत यदि कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, तो भारत की राष्ट्रपति महिला होने की वजह से, प्रधानमंत्री महिला होने की वजह से, मतलब हर क्षेत्र में आपने देखा है कि महिलाएं आगे बढ़ चढ़ करके कहीं ना कहीं नाम कमा रही हैं। ठीक है। अभी आपने कहीं ना कहीं सेना में भी देखा शौर्य हासिल करते हुए। ठीक है। एक बार, एक से बढ़कर के एक। इम्पैक्ट ऑफ पैंडमिक ऑन स्टूडेंट लाइफ। अभी आप इसको छोड़ दें, आप अपने हिसाब से इसको देख लें। ठीक है। ये आप देख सकते हैं एक बार। चलिए, क्लीन सिटीज़, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लीन सिटीज़, जो शहर हैं, सुंदर शहर, है ना, उसी तरीके से आप लिखेंगे क्लीन सिटीज़ आर विटाल फॉर हेल्दी लिविंग। ठीक है। महत्वपूर्ण है एक जो है रहने से के लिए। मीन्स सुंदर शहर बहुत ज़रूरी हैं स्वस्थ रहने के लिए, अमिड अर्बन पॉल्यूशन,
क्योंकि जो अर्बन पोल्यूशन है उसके बीच में आज के युग में देखा जाए तो स्वस्थ रह पाना एक बड़ी चुनौती हो चुकी है। स्वच्छ भारत ड्राइव्स चेंज, स्वच्छ भारत जो अभियान चलाया गया था वो भी परिवर्तन ला रहा है, उसका असर हमें देखने को मिलता है। यट गार्बेज पाइल्स परसिस्ट, हाँ यदि कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि आज भी कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से, है ना, लोगों की जागरूकता की वजह से, ठीक है, आज भी पाइल्स देखते हैं, ढेर देखते हैं, कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं, पहाड़ लगे हुए, वहाँ से निकलो तो फिर आपके लिए जो है एक प्रकार से निकलना जो है दूभर हो जाए। प्लास्टिक वेस्ट, पुअर ड्रेनेज, अब क्या क्या है, आप जिधर देखेंगे उधर प्लास्टिक पा जाएंगे, पुअर ड्रेनेज पाएंगे, कास, तो इनसे होता क्या है, डिजीज होते हैं, है ना, अनप्लान्ड ग्रोथ वर्जन्स इट, ठीक है। ये क्या कर रही है, और भी स्थिति को खराब कर रही। पब्लिक स्पिटिंग, लोग क्या करते हैं पब्लिकली, मतलब कहीं पर भी थूक देते हैं पान मसाला खा करके, लिटरिंग एड फिल्ड, ठीक है, और क्या करते हैं कहीं पर भी कूड़ा करकट छोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस, अब इसको समाधान क्या है, सेग्रीगेट वेस्ट, हमको क्या करना पड़ेगा, वेस्ट को प्रबंधन करना पड़ेगा, जो भी हमारा कचरा है। रिसाइकल ड्राइव्स, हमको ऐसे प्रबंधन करना पड़ेगा कि हम वेस्ट को रिसाइकल कर सकें, जितना भी वेस्ट मटेरियल है। बैन सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स, जो प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया जाए सिंगल यूज़ के लिए, ठीक है, चाहे वो डिस्पोजल की बात हो, चाहे वो सब्जी लाते हैं हम मार्केट से पॉलीथिन्स में, इन पर बैन लगाया जाए, क्योंकि इनसे सिटीजन अवेयरनेस, नागरिकों को जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत तो यही है, जागरूक हो जाएंगे लोग तो कहीं ना कहीं वो समझ सकेंगे और सुधार, मतलब अपने जो है स्तर से लोग शुरुआत कर देंगे। स्ट्रिक्ट फाइन्स, बड़े सख्त कानून बनाए जाएं और सख्त फाइन लगाए जाएं, मतलब कोई रियायत ना दी जाए। वर्क वंडर्स, ठीक है। क्लीन क्लीन सिटीज़ बूस्ट टूरिज़्म, क्योंकि जब शहर हमारे सुंदर होंगे, साफ होंगे, उससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा और उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। इट्स आवर ड्यूटी, है ना, ये हमारा कर्तव्य। स्मॉल स्टेप्स टुडे बिल्ड सस्टेनेबल टुमारो, यदि हम ये छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो हमारा भविष्य उज्जवल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर जो 3 होता है ये भी आपका 10 मार्क्स का आता है, और ये भी आपका राइटिंग सेक्शन का, है ना, राइटिंग सेक्शन का ही पार्ट है, ठीक है, जो कि 10 नंबर, क्योंकि राइटिंग सेक्शन में 20 नंबर पूछा जाता है। एक होता है क्या, आर्टिकल, जो आपने भी पढ़ा, और क्या होता है, लेटर। तो अब हम लेटर की बात करेंगे, ठीक। तो लेटर जो प्रायः पूछे जाते हैं उनको इसमें जो है सम्मिलित किया गया है। पहला कौन सा है, प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट एनएडिक्वेट, प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट एनएडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, जो एनइक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, है ना, कंप्लेनिंग अबाउट, ठीक है, तो उनकी उपलब्धता की कमी की वजह से शिकायत दर्ज कराना है। राइट रिलेटेड टू द एडिटर, फ्रीक्वेंट प्राइस राइज, जो फ्रीक्वेंट प्राइस राइज है उस पर आपको लिखना है। रिलेटेड टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग मोर लाइब्रेरी बुक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है, अक्षर पूछे जाते हैं। राइट रिलेटेड टू द एडिटर हाईलाइटिंग पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर एरिया, इसको भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। राइट रिलेटेड टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट हैवी ट्रैफिक एंड पोल्यूशन, ये 5 में से आपको कितने तैयार करने हैं, आपको 3 तो जरूर तैयार करने हैं, ठीक है, ये आपके हैं तीनों, पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। तो पहला आपका है राइट रिलेटेड प्रिंसिपल कंप्लेनिंग अबाउट इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। चलो पहले हम शुरू करते हैं, कंप्लेंट अबाउट इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। ये आप इसी तरीके से जो है इसका सबसे पहले ये सेंडर, मतलब जो प्रेषक होता है, जो भेजने वाला होता है, ये उसका यहाँ पर पता है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या डालते हैं सेकंड नंबर पर, ये फर्स्ट नंबर पे आप सेंडर होता है, और दूसरे पर क्या होता है, लिखना नहीं, सेंडर और प्रेषक को लिखना नहीं है, ऐसे आप सिर्फ उसका एड्रेस करते हैं, लिखते हैं। यदि यहाँ पर पेपर उसमें मेंशन हो नाम, क्वेश्चन में नाम मेंशन हो, जैसे इस तरीके से दिया गया हो, मान लेते हैं आप एक अतुल हैं और आप एक शिकायत पत्र लिख रहे हैं प्रिंसिपल को, है ना, तब आप नाम लिखेंगे, अन्यथा नाम नहीं लिखेंगे। आप अपना नाम तो कतई नहीं लिखेंगे, राइट। और फिर दूसरे नंबर पे क्या आता है, जो तारीख होती है, और फिर द प्रिंसिपल, ये आप प्रिंसिपल का एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सब्जेक्ट, मतलब जो भी ये ऑफिशियल, जैसे प्रिंसिपल हो, चाहे डीएम हो, चाहे इस तरीके के जो
लेटर्स होते हैं वो ऑफिशियल माने जाते हैं। जब हम अपने फ्रेंड को, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को लिखते हैं कोई लेटर, तो वो अनऑफिशियल होता है, उसमें ये सब्जेक्ट वगैरह हम नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें हमको डालना अनिवार्य होता है, क्या, ये सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बहुत ही कम शब्दों का हो और सटीक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम सैल्यूटेशन लिखते हैं, सर या मैडम लिखते हैं, सर या मैडम, जब हमको पता ना हो कि वास्तव में जो अधिकारी है जिसको हम लिख रहे हैं, मतलब उस पोस्ट पर वो महिला है कि पुरुष है, तो उस स्थिति में हम सर या मैडम दोनों अब लिख करके लिख देते हैं, वो दोनों सही, राइट। और उसके बाद क्या है, आई एम। अब आप ये मेन बॉडी होती है जिसमें आप क्या करते हैं, आप प्रॉब्लम बताते हैं, है ना। और प्रॉब्लम का फिर यहाँ पर क्या मांगते हैं, सोल्यूशन मांगते हैं, क्या मांगते हैं, सोल्यूशन, ठीक है, जिसमें रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। तो आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ए, और स्कूल लेक्स प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, में कक्षा 12A का विद्यार्थी हूँ, हमारे स्कूल में कमी है प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, है ना, खेल की सुविधाओं की। काजिंग फ्रस्ट्रेशन, जिससे कि क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कुंटा अमंग स्टूडेंट्स, किसके बीच में, विद्यार्थियों के बीच में। द सिंगल बास्केटबॉल कोर्ट इज ओवर क्राउडेड, एक ही तो स्कूल में क्या है, बास्केटबॉल कोर्ट है जो कि भरा रहता है, सारे बच्चे वहीं पर रहते हैं, है ना। एंड फील्ड्स फॉर फुटबॉल क्रिकेट रिमेन अनडेवलप्ड, और कोई फील्ड नहीं है किसके लिए, फुटबॉल या क्रिकेट खेलना हो तो उसके लिए पर्याप्त ग्राउंड की व्यवस्था नहीं है। नो इंडोर गेम्स, और यदि इंडोर गेम्स की बात करें, है ना, तो वो भी नहीं है। नो इंडोर गेम्स और इक्विपमेंट एग्जिस्ट, ताकि उसमें हम खेल सकें और खेलों का लाभ उठा सकें, तो उसकी व्यवस्था नहीं है। फोर्सिंग अस टू प्ले ऑन स्ट्रीट्स, इसीलिए हम बाध्य हैं कि हम गलियों में खेलना पड़ता है हमको, रिस्किंग इंजरीज, और गलियों में खेलते हैं जो कि खतरों से खाली नहीं है। कितनी जागरूकता की बात कर रहे हैं, इस तरीके से आपने अपनी समस्या यहाँ पर बताई। फिर आप क्या लिख रहे हैं, दिस हैम्पर्स फिजिकल फिटनेस, और जब हम खेल नहीं पा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, हैम्परिंग हो रही है फिजिकल फिटनेस, मतलब हम हमारा जो स्वास्थ्य है वो गिर रहा है ना, हम बीमार रह रहे हैं। एंड टीम वर्क स्किल्स, और हमारे अंदर जो टीम की जो स्किल्स होनी चाहिए, नेतृत्व की क्षमता, है ना, कोऑपरेशन की जो क्षमता है, जो गुण है, वो इस हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा है। विटाल फॉर होलिस्टिक ग्रोथ, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है हमारे सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी हैं। सर्वांगीण विकास में हमें हमारा क्या आता है, वो मानसिक क्षमताओं में भी जो है समृद्धता होनी चाहिए, हमको फिजिकली भी फिट होना चाहिए। हम बेबाक हों, हम स्वतंत्र हों, हमारा जो एक्सप्रेशन हो, हमारा जो संप्रेषण हो, वह भी ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन, है ना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब किस में हमको मिलता है, जो है हमारे समृद्ध होते हैं खेलों के माध्यम से। लेकिन काइंडली एलोकेट, ये सारी चीज़ें हैं नहीं, इसीलिए हमारा जो होलिस्टिक ग्रोथ है, हमारा जो सर्वांगीण विकास हमारा क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, एलोकेट, कम से कम आवंटन कीजिए फंड्स, अर्थात पैसे का बंदोबस्त कीजिए, है ना, फॉर अ मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, एक ही पर जो है ग्राउंड बना दीजिए, है ना, मल्टीपर्पज़ होना चाहिए, ताकि उसमें हर प्रकार का खेल, यदि हम एक साथ नहीं, कम से कम अल्टरनेट खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें, वॉलीबॉल कोर्ट बना दीजिए, उसी में बेसिक गियर बना दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स विल एक्सेल इन एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स, और मैं इस बात की का दावा करता हूँ, यदि ये सब चीज़ें हो जाएंगी तो निश्चित तौर पे विद्यार्थी खेलों में नहीं बल्कि एकेडमिक्स में भी झंडा जो है ऊंचा करेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। तो इस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से आपको लिखना है, योर्स ओबिडेंटली, और अंत में आप क्या लिख रहे हैं, योर्स ओबिडेंटली। अब योर्स यहाँ पर ध्यान रखना, यस नहीं लगाना है, भूल करके भी नहीं लगाना है। ओबिडेंटली की स्पेलिंग आप कई बार लिख करके चेक कर लीजिए। यहाँ पर भी नाम आप अपना, यदि क्वेश्चन में है तो मैं फिर से कहूँगा तभी लिखें, नहीं तो कोई भी नाम मतलब आप मेंशन ना करें, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाम XYZ लिखते हैं और फिर क्लास डाल देते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, मतलब लेटर है, प्राइस राइज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, फिलहाल में। ओके, आप इसको पास करके पढ़ सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर मोर लाइब्रेरी बुक्स,
अब ये ठीक उसी तरह से है जैसे आपने यहाँ पर अभी पढ़ा, कौन सा, इसमें आपने खेल की बात की थी, मतलब खेल के इक्विपमेंट्स को, इनएडिक्वेट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, मतलब अपर्याप्त खेल की सुविधाएं, और यहाँ पर अपर्याप्त पढ़ने की जो पुस्तकालय में किताबें हैं उनकी है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, बस उसी तरीके से फॉलो करना है सारी चीज़ें। यहाँ पर प्रिंसिपल, एबीसी इंटर कॉलेज, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर मोर लाइब्रेरी बुक्स, बस इतना तैयार कर लीजिए आप। रेस्पेक्टेड सर, है ना, क्लास एज क्लास 12 सीक्रेटली आई नोट आवर लाइब्रेरीज आउटडेटेड स्टॉक हैम्पर्स। हमारी जो हमने नोट किया है, हमने देखा है कि हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें आउटडेटेड स्टॉक जो था, मतलब बहुत पुराना था, ठीक है, किताबों का, हैम्पर्स एग्ज़ाम प्रिपरेशन, उससे हमारी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पा रही क्योंकि उसमें किताबें अप टू डेटेड नहीं हैं। ओनली 2000 बुक्स एग्जिस्ट, मुश्किल से तो 2000 किताबें ही हैं फॉर 1000 स्टूडेंट्स, लेकिन 2000 की किताबें हैं और वो भी कितने, 1000 बच्चों के लिए। लैकिंग यूपी बोर्ड गाइड्स, वहाँ पर कोई भी गाइड की व्यवस्था नहीं है यूपी बोर्ड के तैयारी के लिए। नॉवेल्स, ना तो कोई पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, है ना, नॉवेल की व्यवस्था है। एंड कम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज, ना तो कोई मैगजीन है ना। तो ये टॉन कॉपीज फ्रस्ट्रेट रीडर्स, और वो बहुत पुरानी किताबें हैं और उनका जो है पेज फट चुका है, और जिनसे जो कि अपडेटेड भी नहीं है, तो उनसे क्या हो रहा है, पढ़ने में कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा लग रहा है सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी कुछ भी नहीं पढ़ा गया है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, काइंडली परचेज 1000 न्यू बुक्स, कम से कम 1000 किताबों की संख्या और बढ़ा दी जाए, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, है ना, लिटरेचर, क्लासिक्स, जर्नल्स, एक्सटेंड और थोड़ा सा घंटों की भी एक्सटेंड बढ़ा दी जाए, मतलब एक सीमा बढ़ा दी जाए, ताकि हमको वहाँ पढ़ने का अच्छा समय मिल सके। पोस्ट स्कूल, वो भी स्कूल के बाद, मतलब हमारी बाकी एकेडमीज चलती रहें और उसके बाद भी हम यदि पढ़ना चाहें अतिरिक्त किताबें, तो वो सारी किताबें हमारी लाइब्रेरी में उपलब्ध होनी चाहिए। दिस बूस्ट नॉलेज एंड रैंक्स, इससे क्या होगा, हमारा सिर्फ नॉलेज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि हम मेरिट भी ला सकेंगे, रैंक भी प्राप्त कर सकेंगे। ग्रेटफुली योर्स, है ना, बहुत बहुत आभार। ठीक है, और फिर क्या है, ये वही तरीका है, थोड़ा सा और मॉडर्न है, जैसे योर्स लिखते हैं, योर्स ओबिडेंटली, ठीक है, और उसके बाद आप अपना नाम और क्लास लिखते रहें। फिर पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। तो दोनों ये तो प्रिंसिपल पर थे। अब ये फुल फी कंसेशन पूछा जाता है, लेकिन अब थोड़ा सा आप देख लीजिए, चूँकि आप स्कूल में लिखते ही रहे हैं तो उसको तो अलग से तैयार करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत होगी। फिलहाल ये जो दो अभी तक मैंने पढ़ाए हैं उनको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। पुअर इलेक्ट्रिसिटी, पुअर इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में आपको किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, किसको, एडिटर को, ठीक है। वैसे तो हम अधिकारी को भी लिखते हैं और सेम पैटर्न होता है, ठीक है। द एडिटर, दैनिक जागरण, वाराणसी यूपी। सब्जेक्ट, पुअर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर एरिया, ये है आपका सब्जेक्ट। फिर लिखते हैं आप सर, जो फ्रीक्वेंट पावर कट्स हैं, मतलब लगातार जो पावर कट हो रहा है, मतलब बिजली की जो कटौती हो रही है, वो 10 वामेद एरिया, जो मतलब आप लोकेलिटी का नाम यहाँ पर लिख रहे हैं, 10 वामेद एरिया, ठीक है, उसको क्या कर रहा है, उसकी दुर्दशा किए हुए है। कौन, मतलब लगातार बिजली कटौती की वजह से वहाँ पर बड़ी किल्लत हो रही है ना, प्लेग। और लास्टिंग 4 to 6 आवर्स डेली, लगभग कितने समय तक बिजली कटती है वहाँ पर, 4 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती वहाँ पर होती है। स्टूडेंट्स मिस ऑनलाइन क्लासेस, कई बार बच्चे इंतज़ार करते रह जाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते हैं। पेशेंट्स सफ़र विदाउट फैंस, और जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी तकलीफ का सामना करना उठाना पड़ता है, ठीक है, फ़ैन वगैरह नहीं चलते हैं। एंड बिजनेस हाल्ट, और जो बिजनेस है वो भी प्रभावित हो रहा है। फॉल्टी ट्रांसफार्मर्स, जो ख़राब ट्रांसफार्मर्स हैं, थेफ्ट गो अनचेंज्ड एंड थेफ्ट गो अनचेक्ड, ठीक है, और चोरियाँ, ठीक है, बिजली की चोरी है वह लगातार चली आ रही है, उसमें कोई कटौती नहीं हो पा रही है। तो कृपया यूपीपीसीएल मस्ट रिपेयर लाइंस, मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने अखबार में इस बात को जो है गंभीरता से जगह दें, ताकि यूपीपीसीएल जो है, जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, मस्ट रिपेयर लाइंस, वो क्या करे, बिजली की व्यवस्था सुधारे, इंस्टॉल सोलर बैकअप्स, और सोलर बैकअप की व्यवस्था करे, एंड फाइन डिफ़ॉल्टर्स, और जितने जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, है ना, उनको भी वो क्या करें, एंड फाइन डिफ़ॉल्टर्स, जो डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं उनको सज़ा मिले। रेगुलर सप्लाई इंश्योर्स, और जब हम रेगुलर सप्लाई करेंगे
है ना, प्रोग्रेस, रेगुलर सप्लाई इंश्योर्स प्रोग्रेस, जब हमारी बिजली की पूरी जो है व्यवस्था हो जाएगी उससे उन्नति विकास हो सकेगा। काइंडली पब्लिश फॉर स्विफ्ट एक्शन, कृपया बहुत ही जो है इसको प्राथमिकता के साथ अपने प्रतिष्ठित अखबार में, स्टीम्ड न्यूज़पेपर में जगह दें ताकि इसको तेज़ी से एक्शन, स्विफ्ट एक्शन हो सके, मतलब बहुत ही शीघ्र एक्शन हो सके, अधिकारियों के संज्ञान में बात जाए, है ना, और वह कार्यवाही कर सके। योर्स ट्रूली, ट्रूली फेथफुल सिंसियर, इस तरीके से हम लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हैवी ट्रैफिक पॉल्यूशन, आप इसको देख लीजिए, ये दूसरा टॉपिक है, हैवी ट्रैफिक राइजिंग पॉल्यूशन मीन्स, है ना, ट्रैफिक की वजह से जो है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है सर। वाराणसी स्ट्रीट चौक विद ट्रैफिक जैम्स, जो वाराणसी की गलियां हैं वो ट्रैफिक से जो है जैम से, है ना, ग्रस्त एंड क्रॉसिंग्स लाइक गुडवलिया काजिंग 1 hour डिलेज, ओवर साइज्ड व्हीकल्स, दीज आर, है ना, इनको आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि ग्रामर बेस्ड होता है और वो एमसीक्यू फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? एमसीक्यू फॉर्म में आता है, ठीक है, एमसीक्यू। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें कलेक्शन मैंने रखा है, तो इनको मिस बिल्कुल जरूर ना करें, बिल्कुल इनको तैयार कर लें। जैसे बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो सोर्स ऑफ क्वेरल, झगड़े की जड़, स्ट्रांग बोन, मजबूत हड्डी, हेल्दी फूड, खाना, फैमिली हेयरलूम, नो, इनसे कोई मतलब नहीं। आपका क्या है आंसर? कौन सा सही होगा? सोर्स ऑफ क्वेरल, या फिर रीज़न ऑफ क्वेरल, रीज़न ऑफ क्वेरल मतलब झगड़े का कारण, ये आपका हो सकता है फिर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, ये फिर है पिक होल्स मीन्स। पिक होल का मतलब क्या होता है? पिक होल्स का मतलब क्या है? गलतियाँ पाना, गलतियाँ निकालना, ठीक है। तो गलती करने के लिए डिग पिट्स, खाई खोदना, स्यू क्लॉथ्स, कपड़े सिलना, प्ले गेम्स, नो, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? फाइंड फॉल्स, गलती निकालना, ठीक है। फिर क्या है? एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन का मतलब क्या है? फॉलो एडवाइस, अनुसरण करना किसी की सलाह का, परफॉर्म प्ले, खेलना, बिल्ड स्टेज, स्टेज बनाना, इग्नोर ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन होगा? ए सही होगा। फॉलो एडवाइस मतलब दूसरे के निर्देशानुसार सलाह का अनुसरण करना, ठीक है। और फिर आता है हेल फ्रॉम, हेल फ्रॉम का मतलब क्या है? रेन आइस, वेलकम गेस्ट, है ना, वेलकम गेस्ट, कम फ्रॉम, तो इसमें क्या हो जाएगा? कम फ्रॉम। बर्न द मिड नाइट ऑयल, बर्न मिड नाइट मतलब जैसे आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हम रात में क्यों तेल जलाते हैं, अर्थात हमको अतिरिक्त काम मेहनत करना पड़ता है रात में भी, तो पढ़ाई करने के लिए, है ना, फाइल्स तैयार करने के लिए। तो बर्न द मिड नाइट का मतलब क्या है? आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, मतलब रात रात जाग करके भी कहीं ना कहीं दिन जो है मेहनत कर रहे हैं। तो क्या है? वेस्ट ऑयल, तेल को ख़राब करना, वर्क लेट नाइट, लेट नाइट तक काम करना, कुक फूड, खाना बनाना, लाइट लैंप, लैंप को जलाना, तो ये क्या हो जाएगा? वर्क लेट नाइट काम करना, ठीक है, बी सही हो जाए। बेड ऑफ रोजेस का मतलब क्या है भाई? फूलों की सेज। एक बात ध्यान रखो, ये जो एडियम एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो उनकी शाब्दिक मीनिंग होती है ना और उनकी जो लिटरल मीनिंग होती है वो अलग होती है, ठीक है। तो अब बेड, बिस्तर और इस तरीके से आप उसका अर्थ ना निकालें, बिल्कुल आप इनको सटीक याद करना पड़ेगा, ठीक है। इजी लाइफ, बेड ऑफ रोजेट का मतलब है इजी लाइफ, गार्डन स्लीप, है ना, थॉर्नी पाथ, कांटों का मार्ग। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं समय ना लेते हुए। हॉस्पिटल बेड, नो। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या है? जैसे जमी हुई बर्फ़ है, मतलब बर्फ़ जमी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, अर्थात जो सब लोग बैठे हुए हैं और कोई उसमें से बोल नहीं रहा है, ठीक है, सब अपने अपने में कहीं ना कहीं सोच में पड़े हुए हैं। तो जो सबसे पहले बोलता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? ब्रेक द आइस, मतलब चुप्पी को तोड़ना, मतलब स्टार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। हम सीधे एक आंसर पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पोक वंस नोज पिंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरफेयर, मतलब क्या करना? पोक वंस नोज, पोक करना, क्या करना? पोक करना, ठीक है। पोक मतलब कहीं ना कहीं चढ़ाना, इंटरफेयर करना, स्मेल करना, क्लीन करना, नो, ठीक है। इसमें कौन सा सही होगा? ए। एट लार्ज, एट लार्ज मतलब बड़ी मात्रा में, ठीक है, क्या मतलब? बड़ी मात्रा में, फ्री, मुक्त। तो ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ए सही हो जाएगा। कैप्चर्ड, नो। इंजोयल, नो। स्मॉल, नो। डेड, नो, क्या हो जाएगा? एट लार्ज मतलब फ्री। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, स्टार्ट होता है, फिट्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेगुलर होना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये सिनोनिम ऑफ पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट माने क्या होता है, निराश। वन हु, वन ये आपका उसमें भी आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है। वन हु लुक्स, वन हु लुक्स वह जो देखता है क्या, डार्क साइड, क्या, डार्क साइड, जो डार्क साइड की देखता है उसको हम क्या कहते हैं, पेसिमिस्ट कहते हैं। और जो ब्राइट साइड देखता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं, ऑप्टिमिस्ट आशावादी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, पेसिमिस्ट का ग्लूमी पर्सन। मतलब यहाँ पर सिनोनिम पूछ रहा है, ये एंटोनिम नहीं है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। अथिष्ट माने क्या होता है, नास्तिक, कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्लूमी पर्सन मतलब जो बहुत ही चिंताग्रस्त रहे, ठीक है। चलिए, एंटोनिम ऑफ इनकरेजिबल, करेजिबल का मतलब क्या होता है, सही करने वाला, और इन लगा हुआ है जिसको ना सही किया जा सके, अर्थात जिसमें कोई सुधार ना किया जा सके, ठीक है। रिफॉर्म्ड, सुधारा हुआ। होपलेस, आशाहीन। करेक्टेबल, जिसको सुधारा जा सके। नो, जिसको सुधारा ना जा सके। तो इन तीनों में से कोई नहीं है, ये ऑप्शन डी होगा, ठीक है। एक मिनट, करेक्टेबल, इनकरेजिबल, करेक्टेबल, डी ऑप्शन इसमें कौन सा है, स्टबर्न, यहाँ पे करेक्टेबल, इनकरेजिबल नहीं, इनकरेक्टेबल, यहाँ पे इन लगाना पड़ेगा, है ना। इसको ऑप्शन सही कर लीजिए, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सुधारा ना जा सके। स्टबर्न माने क्या होता है, जिद्दी होता है, ठीक है। तो हाँ, ये ऑप्शन यदि यहाँ पर सी पर होता स्टबर्न, तो ये क्या हो जाएगा, एंटोनिम ऑफ, सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है एंटोनिम, ठीक है। एंटोनिम इनकरेजिबल, तो इनकरेजिबल का मतलब क्या होता है, जिसको सुधारा ना जा सके। तो स्टबर्न क्या होता है, जिसको, जो जिद्दी हो, है ना। तो यहाँ पर ये एंटोनिम नहीं बल्कि सिनोनिम हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। स्टबर्न माने जिद्दी होता है। प्लूटार्स, प्लूटोक्रेसी माने क्या होता है, प्लूटोक्रेसी मतलब प्लूटोक्रेसी, है ना, जिसमें धनिकों का मतलब अमीरों का शासन हो। पुअर गवर्नमेंट, खराब, पुअर आर्मी रूल, नो रूल बाय रिच, अमीरों का, यही ए सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। वाइज लीडर, बुद्धिमान, कोई मतलब नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ एबर्ट, एबर्ट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, एबर्ट मतलब जो रोकना, बाधा डालना, ठीक है, हिंडर करना। तो यहाँ पर काज माने कारण होना, प्रिवेंट होना, इग्नोर करना, अलाउ करना, काज, तो इसका प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम, तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम, नेचुरल हो जाएगा, ठीक है, नेचुरल। सिंथेटिक माने भी आपने पढ़ा होगा इंडिगो में, सिंथेटिक वर्ड। अनरियल का मतलब तो आप समझते ही, पास मतलब समझते ही, जो ट्रू फॉल्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी मतलब बहुत, जो मतलब कहीं ना कहीं जो है डिसलॉयलिटी, और वो भी कौन सी, कैरेक्टर से संबंधित, है ना। जब हम क्या करते हैं, डिसलॉयलिटी दिखाते हैं। फेथफुलनेस, वीकनेस, बिट्रायल, धोखा, डिसलॉयलिटी ये हो जाएगा। धोखा देना अलग बात हो जाएगा, और डिसलॉयल मतलब जब आप जैसे दो व्यक्ति हैं, है ना, पत्नी, और उनमें से कोई भी वो क्या करता है, वो दूसरे से संबंध मतलब थर्ड पर्सन से संबंध बनाता है, उसको हम फिडेलिटी और इनफिडेलिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, सिनोनिम ऑफ फिडेलिटी, सॉरी यहाँ पे एंटोनिम नहीं पूछा जा रहा था, ये क्या, फिडेलिटी माने फेथफुलनेस मतलब जिसमें क्या करना है, भरोसा आप दिखाते हैं, और जब भरोसा ना दिखाएं तो डिसलॉयलिटी, तब होता है ये एंटोनिम। यदि एंटोनिम पूछा गया होता तब ये क्या हो जाता, डिसलॉयलिटी हो जाता, ठीक है। और यहाँ पर सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो फेथफुलनेस मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, फेथफुलनेस दिखाते हैं, ठीक है। एंटोनिम ऑफ रेचेड, रेचेड माने क्या होता है, अभागा। तो अभागा मतलब क्या है, ठीक है, पुअर, रिच, मिजरेबल, वीक, तो क्या हो जाएगा, एंटोनिम पूछ रहा है, तो जो अभागा ना हो वो क्या हो जाएगा, रिच हो जाएगा।
वन वर्ड फॉर रेमेडी ऑफ ऑल डिसीजेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है लगातार, मतलब 20-20 बार आया हुआ है ना, अलग अलग सेट्स में। तो इसका जो सभी दवाओं की मतलब बीमारियों की एक दवा होती है तो उसको एपिडेमिक कहते हैं, तो महामारी होती है, वैक्सीन तो महामारी के इलाज की वैक्सीन होती है, पिल मतलब खुराक होती है, पेरिशिया माने क्या होता है, रामबाण इलाज। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ए। और बाकी ये सब क्या है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। ठीक है, सिनोनिम ऑफ अबाउंड, अबाउंड का अबाउंड माने क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ होना। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में सिनोनिम पूछना है, लेक मतलब कमी, ओवरफ्लो मतलब अधिक होना, एम्प्टी माने खाली होना, हाइड माने पढ़ना सारों है, क्योंकि कई बार क्या होता है नियर सेंस वाले को हम चुनते हैं, तो अब यहाँ पर दूसरा कोई नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता कौन है, ओवरफ्लो होना, मतलब किसी चीज़ की जो है प्रचुरता होना। अब यहाँ पर दिया गया होता सफिशियंट वर्ड होता और ओवरफ्लो होता, तब हम क्या चुनते, सफिशियंट, है ना, एम्पल चुनते, राइट। वन वर्ड फॉर रूल बाय रिच, जिसमें जो रिच का शासन होता अभी भी पूछा गया था ना, तो जब जिसमें पीपल का शासन होता है मतलब लोगों का शासन होता है। ठीक है, प्रसिद्ध अब्राहम लिंकन की जो परिभाषा है लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन, वो क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी। डेमोगास से बना हुआ है, डेमोगास मतलब मनुष्य संबंधित। प्लूटोक्रेसी जिसमें जो रिच अमीरों का शासन होता है। मोनार्की मतलब राज शासन, ठीक है, जिसमें राजा जो है राज करता है। और फिर ऑलिगार्की, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और एरर स्पॉटिंग 10 क्वेश्चंस, ठीक है, ये एरर स्पॉटिंग है, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ही, अभी अब मल्टीपल चॉइस चल रहा है। अलग अलग तरीके की जो वक़े पूछी जाती है, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ठीक है, उसी में। अब यहाँ पर जो है एरर के लिए भी आता है ऑप्शन में, जैसे ही इज़ मोर टालर देन, बहुत बार आ चुका है ना, आता ही आता है, तो ये जो है क्यों गलत है। अब चूंकि यहाँ आंसर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आप समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट जरूर समझ लीजिए। जैसे ही इज़ मोर टालर, तो मोर भी है, मोर क्या है, मच का है कंपैरेटिव डिग्री, और टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या है, टालर, तो दो कंपैरेटिव लगी हुई हैं, इसलिए यहाँ पर गलती है। कौन सा, मोर, मोर नहीं होना चाहिए, तो गलती यहाँ पर क्या है, मोर टालर में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही है। ठीक है, फिर आते हैं सी गो टू स्कूल डेली, तो सी गलती है इसमें भाई, सी एक वचन है तो यहाँ पर गो नहीं गोज होना चाहिए, तो यहाँ पर गलती है बी में, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी। फिर द न्यूज़ आर गुड, न्यूज़ में एस तो लगा होता है लेकिन ये एक वचन ही होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इज होगा। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही है, बी। स्पॉट एरर, वन वन ऑफ द वन ऑफ द बॉय आर absent, वन ऑफ द बॉय, देखो जब वन वन के बाद में ऑफ लगा हो, और ऑफ के बाद में चाहे ये नाउन हो या प्रोनाउन हो, दोनों किस में आते हैं, प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल, ध्यान रखना। ठीक है, यदि यहाँ पर मैन होता MAN, तो उसको क्या करना पड़ता, MEN करना पड़ता। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर बॉय की जगह पर क्या होगा, बॉयज़ होगा, तो एरर कहाँ पर है, वन ऑफ में, द बॉय में, हाँ बिल्कुल, कहाँ पर है, द बॉयज़ में, आर absent, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द बॉयज़ इज absent। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर दो दो गलतियाँ हैं। वन ऑफ द बॉयज़, एक तो बॉयज़ होना चाहिए, और आर की जगह पर एक बार ध्यान दीजिए, जब वन से वन प्लस क्या हो, ऑफ हो, और ऑफ के बाद में जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वो तो प्लूरल होगा ही, क्या होगा, प्लूरल, प्लूरल होगा। लेकिन इनके बाद जो वर्ब आएगी वह क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्योंकि ये जो वर्ब होगी वो किसके अकॉर्डिंग होगी, इसके अकॉर्डिंग होगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर गलती यहाँ पर है, आर की जगह क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए, और बॉय की जगह पर बॉयज होना चाहिए। दो दो गलतियाँ हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए। स्पॉट एरर, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो हैव लगा हुआ है, इट शोज दैट द सेंटेंस इज प्रेजेंट टेंस। हैव हैज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, और लास्ट में देखो कौन सा वर्ड आया यहाँ पर, यस्टरडे आया है। ठीक है, तो इस यहाँ पे गलती कहाँ पर है, हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए, तब आप यस्टरडे लगा सकते हैं। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क यस्टरडे, मैं कल ही अपना काम कर चुका था। ठीक है,
फिर नाइदर ऑफ द टू बॉयज, बॉयज आर, नाइदर हो या नॉर हो, आइदर या नाइदर, इनके साथ में आपको याद होगा आइदर और नाइदर नॉर ईच, है ना, एवरी, इन सब के साथ में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो नाइदर ऑफ द टू टू ब्रदर्स आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इज होगा। तो गलती कहाँ पर है, ऑफ द टू ब्रदर्स आर यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, सी सही हो जाएगा। ठीक है। स्पॉट एरर, फ्यू बुक्स इज, फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। अब जब फ्यू बुक्स है मतलब क्या है, कुछ किताबें, तो कुछ किताबों का मतलब क्या है, एक से अधिक, प्लूरल है, जो प्लूरल है ना, तो अब संस्कृत में और हिंदी में तो हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी में तो दो ही वचन होते हैं। एक से अधिक होगा तो वह प्लूरल में चला जाएगा, और प्लूरल में जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, तो गलती यहाँ पर क्या है, सी में है। स्पॉट एरर, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, तो ईच ऑफ द, ईच आ गया, ऑफ लगा है, नो प्रॉब्लम, तो अब यहाँ पर प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल है, और जो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन यहाँ की जो वर्ब है वो क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर गलती कहाँ पर है, ईच में, ऑफ द में, है पास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर गलती है, हैव की जगह पर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्पॉट एरर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, तो सीनरीज है ना, तो सीनरीज की जो सिंगुलर होती है वो सीनरी होती है, और सीनरीज जो है वो प्लूरल नहीं बनती है, राइट, है ना। तो यहाँ पर सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं होगा, सीनरी होगा, तो गलती इसमें कहाँ पर है, ए में है। ठीक है, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये सही है, ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ, सीनरीज नहीं होगा, सीनरी, नो एरर, एरर है, कहाँ पर है, यहाँ पे गलत है, एरर है इसमें, ए में है, द सीनरीज नहीं होगा, सीनरी होगा, ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, क्लियर। चलिए, या फिर हम सीन्स कर सकते हैं, लेकिन सीनरीज नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए सही है। स्पॉट एरर, माई ऑल फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, ऑल एक ऐसा प्रोनाउन है जो कहीं ना कहीं सिंगुलर के साथ में भी आ सकता है और प्लूरल के साथ में, जैसे हम लिखते हैं ऑल इज वेल लिखते हैं, तो यहाँ पर आपने देखा इज लगा है, ऑल आर प्रेजेंट, सभी उपस्थित हैं, तो यहाँ पर प्लूरल के लिए आ रहा है, तो ये माई ऑल फ्रेंड्स आर प्रेजेंट, तो सही तो है, माई, स्पॉट एरर, माई ऑल फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पर इसका क्रम सही नहीं है, ऑल माई फ्रेंड, क्या लिखेंगे हम, ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ है, माई ऑल, ये है आपका ऑप्शन सही। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑल माई फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आपका है किससे संबंधित, आपका सेक्शन डी के अंतर्गत आता है। सेक्शन डी मतलब सेक्शन डी, लिटरेचर से संबंधित, किससे, लिटरेचर से संबंधित। ठीक है, तो लिटरेचर से संबंधित जो जस्टिफाई द पेडलर्स लाइफ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका क्या है, बहुत बार रिपीट होता है, आता ही आता है किसी न किसी सेट में हर साल, जस्टिफाई द पेडलर्स लाइफ एज ए रैट रैप, आपको जस्टिफाई करना है, मतलब आपको सिद्ध करना है कि जो उसकी फिलॉसफी थी पेडलर की, वो कहता था कि दुनिया एक प्रकार से क्या है, रैट ट्रैप है, अज इज द वर्ल्ड इज itself a huge rat trap and in which the men are trapped, जो संसार है एक रैट ट्रैप है, इसमें लोग फंसते हैं। डिस्क्राइब कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर्स की आपको कंडीशन बतानी है, ये आपका लॉस्ट स्प्रिंग से है। हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर ऑरिजिनेट इन डगलस, बिल्कुल आप इनको पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड द फियर ऑफ वाटर ऑरिजिनेट इन डगलस, किस प्रकार से जो है डगलस में पानी का डर पैदा हुआ, पानी का डर कैसे पैदा हुआ। वाई डिड फ्रांस ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग,
फ्रांस ने अपनी क्लास में अपने आप को भी कहीं न कहीं कोसा था, ब्लेम किया था कि उन्होंने अच्छी तरीके से अपना ड्यूटी नहीं की। क्योंकि वो क्या करते थे, बच्चों को प्लांटिंग में मतलब पौधों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे। जबकि कहीं न कहीं उनको मन लगा कर के बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। तो उनको वो क्या करते हैं, सबको अपने आप को वहाँ पर ब्लेम करते हैं कि सबकी कहीं न कहीं गलती रही है मदर टंग को सीखने में। वो हम लोगों ने संजीदगी नहीं दिखाई है। जस्टिफाई द पेडलर्स लाइफ एज ए रेट रैप। अब आपको आंसर लिखना है। द पेडलर व्यूज जो पेडलर है वो देखता है द वर्ल्ड, संसार को एज ए बिग रेट रैप, किसकी तरह देखता है, एक बड़े रेट रैप की तरह। मतलब संसार को मानता है कि एक बहुत बड़ा एक रेट ट्रैप है। बिकॉज इट ल्योर्स मतलब ये लुभाता है किसको, पीपल को, लोगों को, विद बेट्स, बेट्स के माध्यम से। बेट्स कौन से, मतलब जैसे रोटी का टुकड़ा होता है ना, जिसको दिखा करके आप चूहे को पकड़ते हैं। तो मनुष्य को रोटी का टुकड़ा कौन सा दिखाया जाता है, जैसे कि फूड है, मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, खाना पाना है ना, रोटी कपड़ा मकान, शेल्टर आप चाहते हैं, बंगला गाड़ी हो, आनंद हो, ऐशो आराम हो, एंड रिचेस और प्रॉपर्टी हो। तो इस चक्कर में आकर के इंसान कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, पता चलता है कि आप अधिकारी हैं और आप अच्छी खासी मतलब पैसा भी पा रहे हैं, और अधिक इनकम के लिए आप घूस ले लेते हैं, रिश्वत ले लेते हैं। तो वो रिश्वत आपके प्रकार आपके लिए एक चारा बन जाती है। अभी अभी आपने देखा कि एक महिला जो है अपने मतलब पहले ही दिन नौकरी जो है ज्वाइन करती है, पहले दिन था या मतलब शुरुआती दिनों में ही पकड़ी जाती है रंगे रंगे हाथों, है ना। तो इस तरीके से आदमी क्या है, अब उनका क्या है, उनका कैरियर भी चौपट है, समाज में नाम भी गया, और उनकी जो अब तक की मेहनत है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो दुनिया एक प्रकार से क्या है, एक ह्यूज रैट ट्रैप है, जिसमें मनुष्य रूपी जो रैट्स है वो फंस जाते हैं। ट्रैपिंग देम लाइक रैट्स, वो फंस जाते हैं चूहों की तरह। विद चीज, जिस तरह से चूहा एक पनीर के टुकड़े को देख करके फंस जाता है। हिज पावर्टी, उसकी जो गरीबी है, किसकी, पेडलर की, बेगिंग, है ना, और उसकी जो भीख मांगने की जो है ना स्थिति है, हार्श ट्रीटमेंट में मीक हिम सी, और लोगों का जो बर्ताव है इसके प्रति, क्योंकि उसको कोई भी उसका स्वागत नहीं करता है, अच्छे से उसके साथ बर्ताव नहीं करता है, इसलिए वह सी लाइफ्स टेम्पटेशन से फैटल स्नेहस, इसीलिए वो आनंदित होने लगा कि भाई आप लोग जो है हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, हमें कोई सहायता नहीं दे रहे हैं, है ना, हमें अपना नहीं समझ रहे हैं, हमको एलिनिएट कर रहे हैं, हमको अलग कर रहे हैं, तो तुम भी किसी न किसी दिन जो है इस रैट ट्रैप में दुनिया में फंसोगे। तो यह सोच सोच करके अपने आप को तसल्ली देता था, ठीक है, राइट। यही उसकी फिलॉसफी बन गई, फैटल स्नेयर्स एंडिंग फ्रीडम, जिसमें स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, ठीक है। कंडीशंस ऑफ बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की जो बेंगल मेकर्स थे, उनकी स्थिति क्या थी। बेंगल मेकर्स लिव इन स्क्वेलर, क्योंकि बेंगल मेकर्स जो हैं वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वो उनको जो है एक बदबूदार, है ना, बस्ती में रहना पड़ता है। वर्किंग इन डिंजी सेट्स, उन्हें कहाँ काम करना पड़ता है, बहुत ही उमस वाली जो सेट्स हैं, मतलब छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, ना तो वहाँ पर सैनिटेशन की व्यवस्था है, ना तो वहाँ पर प्रॉपर जो है हवा पानी की व्यवस्था है ना। रिस्किंग आई लाइट, वहाँ पर इतना अंधेरा रहता है, डार्कनेस रहती है कि कई बार जो है लगातार उसमें काम करने से, क्योंकि वो भट्टियों के सामने बैठकर काम करना पड़ता है डिम लाइट्स में, और वो काम बहुत महीना होता है, मतलब बहुत ही बारीकी का काम होता है, इसलिए प्रायः जो है आईसाइट चली जाती है। लॉस्ट फ्रॉम फ्यूम्स एंड हीट, वहाँ का जो हीट हीट होता है, केमिकल होता है, उससे लोग क्या करते हैं, कम उम्र में ही अपनी आईसाइट खो देते हैं। ट्रैप्ड इन पावर्टी विशियस साइकिल बाई मनी लेंडर्स, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, क्योंकि प्रायः वो क्या है जो सेठ साहूकार हैं उनके जो है दुष्चक्र में फंस जाते हैं, मिडल मैन, है ना, उनके उनका उनको कर्ज लेना पड़ता है, क्योंकि उनसे जो बंगल बैंकिंग होती है उनसे पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, जिससे कि वो अपनी जो अर्जेंसी की में अब काम आ सके, मतलब अपने आप को सही से अफोर्ड कर पाएँ। दवा पानी की ज़रूरत पड़ गई, शादी ब्याह की ज़रूरत पड़ गई, है ना? तो उनको क्या करना पड़ता है, पैसा लेना पड़ता है सेठ साहूकारों से, और सेठ साहूकार उनका शोषण करते हैं बाद में। पुलिस भी क्या करती है ना? उनके साथ भेदभाव करती है, ठीक है? उनको ट्रैक करती है। दे अर्न मीगर वेजेस, उनको जो भी कमाते हैं वो बिल्कुल नाम मात्र का होता है, उनसे कुछ पर्याप्त पेट पूजा तक अच्छे से नहीं हो पाती। बेसिक एमिनिटीज़, उनकी जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, है ना, ज़रूरतें हैं, वो भी नहीं पूरी हो पाती हैं। एंड कैन नॉट ड्रीम ऑफ
और फ्रॉम cooperatives ड्यू टू फियर, कैन नॉट ड्रीम और फॉर्म cooperatives ड्यू टू फियर, डर की वजह से जो है वो कोई काम नहीं कर पाते हैं, ट्रेडिशंस, ठीक है। फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर, ये तीसरा क्वेश्चन है कि किस प्रकार से डगलस में जो है पानी का डर जो है बैठा था। तो सबसे पहले डगलस फियर ऑरिजिनेटेड एट एज 3 और 4, जब वो 3-4 साल के थे तब पानी का डर सबसे पहली बार जो है उनमें समाहित होता है। ऑन कैलिफोर्निया बीच, जब वो अपने पिता के साथ में वहाँ टहल रहे थे, जब सी वेव्स आती हैं उनको नॉक कर देती हैं डाउन, है ना, बरिंग हिम, और उनके ऊपर से समुद्र की लहरें निकल जाती हैं इन वाटर। लेटर एट 10 और 11, जब वो 10-11 साल के हो गए, एक घटना और होती है। एक बुली बॉय, मतलब एक ब्रूज जो लड़का है, नाटी बॉय, पुश्ड हिम इनटू, वो क्या करता है, उठा करके उनको खेल खेल में ही पानी में, गहरे पानी में फेंक देता है, उसमें वो डूबते डूबते बचता है। इस घटना ने उसको इतना झकझोर दिया कि पानी उसको जो है उठते बैठते सोते जागते एक प्रकार से हॉन्ट करने लगा, मतलब उसको एक प्रकार से पानी सताने लगा, मतलब पानी का जो डर था बैठ गया, उसको खौफ आने लगा, ठीक है। उसके बाद कई साल तक, कई जीवन में जो है वो नदी के किनारे ही नहीं गया, ठीक है, चाहे वो खेलने के हो, चाहे बोटिंग हो, फिशिंग हो, किसी तरीके से नहीं गया। तो इस तरीके से उसमें डर हमेशा हमेशा के लिए बैठ गया। YMCA पूल डीप एंड, जब उसको उस लड़के ने कहाँ फेंक दिया, एक गहरे इंड में, मतलब तालाब के जो गहरा वाला इंड था, ये ज़्यादा गहरा था इंड किनारा, और ये कम था, ठीक है। चूँकि तालाब ऐसे कृत्रिम तरीके से बनाए जाते हैं ना, तो उसको उठा करके इस कोने से इस गहरे वाले कोने में फेंका था। हेयर वेयर ही नियरली ड्राउंड, जिसमें वो डूबते डूबते बचा था। पैनिकिंग विदाउट रीचिंग सरफेस, और उसमें वह बहुत घबरा गया था, पीड़ित हुआ था, क्योंकि उसने प्रयास तो किया बाहर निकलने का, लेकिन वो सारे प्रयास क्या थे, डेस्परेट थे, कोई काम नहीं कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि पानी में जोर कहाँ चलता है। फ्रांस, और वो सोच रहा था कि पानी में नीचे जाएगा तो जोर लगा करके ऊपर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कर नहीं सका। फ्रांस ब्लेम हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, उसने अपने आप को क्यों ब्लेम किया था। तो फ्रांस ब्लेम्स, फ्रांस कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रांस, फ्रांस ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर नॉट लर्निंग फ्रेंच, उस वो अपने आप को ब्लेम करता है कि उसको जब पढ़ना चाहिए था तो उसने लापरवाही की, वो पढ़ता नहीं था, क्लास मिस कर देता था, कोई भी होमवर्क नहीं करता था। यहाँ पे वो उस लड़के की बात हो रही है। शायद क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुआ था, देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या था, 1 मिनट। वाई डिड फ्रांस ब्लेम्स हिमसेल्फ, फ्रांस है, हैमिल नहीं है, सॉरी, यहाँ पर फ्रांस था, तो लड़के की बात चल रही है, लड़के ने अपने आप को कैसे क्यों ब्लेम किया था। तो जाहिर सी बात है उसको एनालाइज हो गया, जब उसके अध्यापक ने बताया कि अब तो उसको उस फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई ही नहीं जाएगी, उसके लिए हमेशा हमेशा से हमेशा के लिए जो है फ्रांसीसी भाषा पर बैन लग गया है, तब जाकर के उसकी आंखें खुलती हैं, उसको लगता है कि उसने बहुत गलत किया है, उसने अपनी भाषा को महत्व नहीं दिया, उसके पास समय था, अवसर था, सुविधाएं थी, तब उसको अपनी मातृभाषा को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए था। और अब क्या करे, क्योंकि अब तो कोई उसको टीचर पढ़ाएगा भी नहीं, क्योंकि जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया है, ठीक है। फ्रांस ब्लेम्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को ब्लेम करता है फॉर वेस्टिंग टाइम, कि उसने सारा समय बर्बाद कर दिया था जब पढ़ने का था। वो क्या क्या करता था, खेलता था, चेजिंग बर्ड्स, पक्षियों के पीछे दौड़ता था, कलेक्टिंग मॉथ्स, है ना, वो क्या करता था, इधर उधर से कुछ ना कुछ इकट्ठा करता रहता था, स्किपिंग स्कूल, स्कूल छोड़ देता था, पर्शियन ड्रिल्स, और क्या करता था, जो सैनिक होते थे उनको ड्रिल कर रहे हैं उनको देख रहा है, ठीक है, कोई खेल कूद रहा है, मदारी है, वो दिखा रहा है, तो वहाँ पर मतलब पढ़ने जाने के अलावा सारे काम करता था। एंड स्टडिंग एंड नॉट स्टडिंग लेसन्स, पढ़ाई नहीं, बिल्कुल नहीं करता था। ऑन हिज लास्ट लेसन, फ्रेंच लेसन डे, जब वो उसका लास्ट डे, मतलब लास्ट लेसन का दिन था, मीन्स अभी जो उसको जिस दिन के बाद अब उसको नहीं पढ़ाया जाएगा, मतलब आदेश आ चुका था, तो अब उसमें जब अध्यापक ने बताया कि उसको पढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा, तब जाकर के ऑन हिज लास्ट फ्रेंच लेसन डे ही रिग्रेट्स, आज उसको पश्चाताप होता है, इग्नोरिंग स्टडीज़, और कहीं ना कहीं इसको लेकर पश्चाताप होता है कि उसने पढ़ाई को बहुत हल्के में लिया था। फीलिंग असेम्ड, आज वो लज्जित भी है अपने उस कारनामे ऑफ हिज नेग्लिजेंस, अपनी लापरवाही के लिए। नाउ दैट फ्रेंच इज बैंड, और जब फ्रांसीसी भाषा क्या कर दी गई है, बैन कर दी गई है, ठीक है, तब उसको लज्जा हो रही है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इस पे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस है। ये कितने नंबर में पूछे जाते हैं? 80 नंबर में इनका आंसर आपको करना होता है और प्रत्येक आंसर के लिए आपको कितने नंबर मिलते हैं? 7। ठीक है, आपको 2 दिए गए होते हैं अथवा करके, 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 में से कोई एक करना होता है, राइट। चलिए पहला क्वेश्चन आपके पास है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। अभी इसी से संबंधित हमने पढ़ा, वो किस तरीके से, अभी आपने जो शॉर्ट आंसर में पढ़ा था उसमें कि किस तरीके से डर बैठ गया। अब आपको एक एक काम हो सकता है कि उसी क्वेश्चन में जो आपने शॉर्ट में पढ़ा था उसको आप और बढ़ा देंगे लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो जब वो डर उसके दिमाग में बैठ गया, पानी से डरने लगा, तो उसने डिसाइड किया एक दिन कि वो क्यों ना एक ट्रेनर करे और हमेशा हमेशा के लिए उस डर को जीत ले। स्विमिंग सीखने के बाद जब स्विमर बन जाएगा तो पानी से क्यों डरेगा, क्योंकि पानी में तो उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ऐसा ही उसने किया, एक हायर किया उसने ट्रेनर को जिसने उसको तैरना सिखाया, ठीक है। और अंत में उसकी लगातार प्रैक्टिस की वजह से, कंसिस्टेंट जो है रहने की वजह से, वो क्या करता है, अपने डर को हमेशा हमेशा के लिए हरा देता है, ठीक है। और एक अच्छा तैराक बन जाता है और हमारे लिए एक प्रेरणा देता का सबब बन जाता है कि यदि हम चाहें तो कोई भी अपनी कमजोरी को हम हमेशा हमेशा के लिए क्या कर सकते हैं, बाधा नहीं बल्कि उसके ऊपर निकल सकते हैं, ठीक है, अपनी लगातार मेहनत के बावजूद। हमने कालिदास का जो है देखा कहीं ना कहीं एग्जाम्पल की, तो किस तरीके से उन्होंने प्रैक्टिस के माध्यम से एक, है ना, एक अच्छे ड्रामेटिस्ट बने, न जाने कितने उन्होंने नाटक लिख दिए। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। प्रयास हम जो चूँकि कहा जाता है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस ही आदमी को क्या करती है, परफेक्ट बनाती है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कैसे वो डर से बाहर निकले। एक्सप्लेन द रेट रैप पेडलर्स फिलॉसफी, अभी आपने पढ़ा था उससे संबंधित है, ठीक है। तो आपने देखा ज़्यादातर आपके लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, इन्हीं घुमा फिरा करके 8-10 चैप्टर से आते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब लाइफ ऑफ रैकपिकर्स इन सीमापुरी, सीमापुरी के जो रैकपिकर्स हैं उनकी जीवन बताइए। लॉस्ट स्प्रिंग से संबंधित है। रोल ऑफ गांधी जी इन चंपारण, चंपारण में ये 9 बार रिपीट हुआ है आपके पीवाई क्यूज में, ठीक है। मतलब किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आया हुआ गांधी जी से संबंधित। तो हाउ डगलस ओवरकम फियर ऑफ वाटर, ये आपका याद करने के लिए, ताकि आप कैसे याद कर सकें, क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो आप उसको पैरा में तब्दील कर देंगे, इन्हीं को आप किस में चेंज कर देंगे, पैरा में तब्दील कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये जो बुलेट पॉइंट हैं 1-2 करके, मतलब इस तरीके से, ताकि आपको याद हो जाए, याद करने में सुविधा रहे, आसानी रहे, ठीक है। और इनको जब आप फाइनली वहाँ पर लिखें तो आप पैरा में चेंज कर देंगे 80 शब्दों में, ठीक है। आप पैराग्राफ में लिख देंगे, पॉइंट्स में लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम, बशर्ते कि उसमें लॉजिक होना चाहिए। हायर्ड एक्सपर्ट, तो सबसे पहले क्या है, हायर्ड एक्सपर्ट उसने सबसे पहले क्या किया। अब आप इसको जैसे लिखना चाहें पैराग्राफ में तो कैसे लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डगलस hired a trainer who gave him proper lessons, है ना, of स्विमिंग, ठीक है। उसने क्या किया, डगलस ने एक हायर किया ट्रेनर को, और उस ट्रेनर ने उनको प्रॉपर स्विमिंग के लेसन्स दिए, ठीक है। क्या क्या किया, फॉर ट्रेनिंग आर्म्स एंड लेग्स टेक्निक्स, उसने क्या क्या सिखाया, ही टॉट हिम, है ना, हाउ टू स्विम इन द वाटर विद द हेल्प ऑफ आर्म्स लेग्स, है ना, एंड अदर टेक्निक्स लाइक ब्रीदिंग, फ्लोटिंग, कैसे हम सांस लेंगे पानी में, फ्लोटिंग करेंगे बैलेंस बना करके, ये सारी तकनीकें उसने सिखा दी। प्रैक्टिस, और आप अपने शब्दों में लिख दें यदि आपको यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस, बशर्ते कि आपको कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जरूर, मैं इसकी गारंटी देता हूँ यदि आप ध्यान से सुन लेंगे तो। प्रैक्टिस्ड आवर्स, उसने क्या किया, कई घंटों तक, मतलब उसने, तो पहला पॉइंट क्या है, उसने एक ट्रेनर को हायर किया और ट्रेनर ने उसको कई तरीके की विधियां सिखाई तैरने की, ठीक है। और फिर कई घंटों तक उसने स्वयं प्रैक्टिस किया, डेली इन द पूल, स्टार्टिंग सैलो, है ना, सैलो से स्टार्टिंग किया, प्रोग्रेसिंग टू डीप, मतलब पहले
हल्के पानी मतलब जो कम गहरे पानी में उसने तैरना सीखा। फिर उसके बाद धीरे 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 वो अपना ग्राफ बढ़ाता गया और एक दिन ऐसा आया कि कितना भी गहरा पानी हो उसमें वह अच्छी तरह से तैर पाने लगा। ये सब किसके कैसे संभव हुआ? उसके लगातार प्रैक्टिस की वजह से। फियर परसिस्टेड, फिर भी फियर बना रहा, डर बना रहा, है ना। एक तैराक हो जाने के बावजूद भी डर नहीं गया। जब भी पानी में अकेले होता था वो डर वो वापस आ जाता था। इसलिए ट्राइड कैनोइंग, लेक स्विम्स, टेरर रिमेन्ड। जब भी वो बोटिंग करता था, कैनोइंग करता था किसी लेक में, तो वो उसका डर वापस आ जाता था, उसको टेरराइज कर देता था। ठीक है, तब उसने क्या किया? यूज्ड विल पावर। अब उसने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब उसने ठान लिया कि नहीं, डर को मैं डर जो है क्या करूँगा, हमेशा हमेशा के लिए जरूर इसको मिटा के रहूँगा। ठीक है, तो ब्रेन एनालिसिस, क्या? ब्रेन एनालिसिस, सेल्फ मोटिवेशन। भाई जब तैराक बन गया तो तैराक हो गया है, जब भी वो डर डूबने लगेगा तो तैर लेगा। तो क्यों डूबेगा? तो डर काहे का जब तैर ले रहा है? तो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक रूप से विजय जो है हासिल करना बाकी रह गया था, ब्रेन एनालिसिस करना था भी। सेल्फ मोटिवेशन की आवश्यकता थी। अब ट्रेनिंग हो चुकी थी, अब वो सिर्फ और सिर्फ वो डर को अपने कैसे जिता सकता था? किसी के द्वारा नहीं, बल्कि सेल्फ मोटिवेशन के द्वारा। ठीक है, आई विल कंकर। तो उसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए रटना शुरू कर दिया, हाँ मैं जीत जाऊंगा, हाँ मैं जीत जाऊंगा, ये बोलना उसने शुरू कर दिया। 100 अफर्मेशंस, 100 बार लगभग। और उसके बाद छलांग लगा दिया, है ना। अकेले वो एक जो है लेक में तैर करके दिखा देता है। ठीक है, इस छोर से जाता है उस छोर तक वापस आ जाता है, अकेले जाता है और खूब जोर से चीखता है अंत में। और ये साबित करता है कि आज उसने उस डर को हमेशा हमेशा के लिए हरा दिया। ठीक है, फाइनल टेस्ट। अब यहाँ पर ये सब हेडिंग वगैरह आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप पैराग्राफ वाइज लिखें तो जरूरत नहीं है, अदरवाइज लिख सकते हैं स्वयं, मतलब पॉइंट वाइज में। की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इनके माध्यम से आप इसे याद करना है। तो आप कैसे याद करेंगे इसको? याद करने के लिए ये चीज़ें आप याद रखिए। हायर्ड एक्सपर्ट स्विमर, ठीक है। फिर दूसरा क्या है? प्रैक्टिस आवर्स, उसमें आप जोड़ देंगे इस तरीके से आप अपनी कहानी। फिर क्या? फियर परसिस्टेड, डर बना रहा। तीसरी हो जाएगी, चौथी हेडिंग क्या हो जाएगी आपकी? यूज्ड विल पावर, मतलब मन में ही चीज़ें तैयार कर लेनी है। ठीक है, यूज्ड विल पावर। तो इस तरीके से कम शब्दों में अंतिम प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए बहुत जरूर फायदेमंद होगी। वैल्यू परसिस्टेंस, फिर क्या है? वार्म टू माइल लेक अलोन। और फिर क्या करता? अकेले जो है 2 माइल दौड़ जो है तैरता। फियर वैनिश, तब जा करके उसका डर हमेशा के लिए चला गया, परमानेंटली, हमेशा हमेशा के लिए। वैल्यू परसिस्टेंस एंड साइंस रिपीटेड फोबिया। इस तरीके से परसिस्टेंस मतलब उसकी निरंतर प्रयास ने उस डर को हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। रैट ट्रैप, पेडलर्स फिलॉसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, इसको आपको बताना था। वर्ल्ड इज ह्यूज रैट ट्रैप। यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं? संसार जो है एक वास्तव में एक ह्यूज रैट ट्रैप है। ये लेवर करता है। लेवर माने क्या होता है? लुभाना। ठीक है, क्या करना? लुभाना। विद बेट्स, किस किस चीज़ों से? बेट्स से। कौन कौन से बेट्स? जॉय, फूड, शेल्टर, रिचेस, क्लॉस। ठीक है, ह्यूमंस लाइक रैट्स, जो मनुष्य हैं वो किसकी तरह है? चूहों की तरह। अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो जाते हैं इन बेट्स की तरफ। स्नैप्ड, है ना, फंस जाते हैं जाल में। एंड लॉस फ्रीडम, और फिर क्या है? खोज देते हैं अपनी स्वतंत्रता। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है। बॉर्न फ्रॉम ओन पॉवर्टी। ठीक है, ट्रैम्प लाइफ, वो एक प्रकार से यायावार था, मीन्स उसका कोई ठिकाना नहीं था। बेगिंग, भिक्षा मांगता था। हॉस्टिलिटी सेव्ड सिनिकल व्यू। इस तरीके से लोगों ने जब उसको दुत्कारना शुरू कर दिया तो उसका भी वो बिल्कुल सिनिकल टाइप का हो गया, मीन्स वो अभी एक सनकी टाइप का हो गया, क्योंकि लोग उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट नहीं करते थे। धीरे धीरे वो बाकी लोगों से बिल्कुल कटने लगा, बिल्कुल अलग हो गया। चेंज्ड बाई आयरन मास्टर, अंत में आदमी सही था लेकिन परिस्थितियों ने बिल्कुल उसको इस तरीके के बना दिया था। चेंज्ड बाय आयरन मास्टर, है ना, आयरन मास्टर के द्वारा उस बदलाव आया। एडीज ट्रस्ट, है ना, जो एडला थी उसने जो उसमें भरोसा दिखाया था आयरन मास्टर की लड़की ने, उसकी बदौलत वह चेंज हो गया था। क्राफ्टर्स बेट फेल्ड, जब हालांकि फंस चुका था वो, क्राफ्टर का पैसा चुराने के बाद, 30 क्रोनर चुराने के बाद, वो 30 क्रोनर उसके लिए एक प्रकार से बेट थे, मतलब एक प्रकार से चारा था, उसमें वो फंस जाता तो फिर फंस जाता। ठीक है, काइंडनेस रिफॉर्म्ड,
लेकिन क्या है, उसके बाद एडला के व्यवहार ने उसको उस जाल में फंसने से बचा लिया और एक अच्छा इंसान बन सका वह पश्चाताप करने के बाद। रियलाइज्ड ह्यूमन काइंडनेस एज लाइफ ट्रू जॉय नॉट मटेरियल ट्रैप्स। उसने जो सोच लिया था जीवन क्या है, सबके लिए एक प्रकार से रेड ट्रैप है, तो वास्तव में आज उसकी धारणा बदल गई। सोचने लगा रियलाइज्ड ह्यूमन काइंडनेस की, मनुष्य इस धरती पर, इस समाज में, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दया दया से भरपूर हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दया दिखाते हैं, है ना। हालांकि उसने तो बहुत तरीके से देखा जाए तो जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की थी, खाना पानी दिया था, उसी का पैसे चुराया था। लेकिन जो ब्लाइंड फेथ थी किसकी, एडला के द्वारा दिखाई गई ट्रस्ट, उसने पूरा उसको हृदय परिवर्तन कर दिया, ठीक है। और वो सोचने लगा कि लाइफ्स ट्रू जॉय, जो जीवन का वास्तविक आनंद है, नॉट बैटरियल ट्रैप्स, इन छोटी छोटी चीज़ों को चुराने से नहीं आ सकता है ना। वैल्यू कंपैशन रिफॉर्म्स इवन सिग्निक्स। और इस तरह से यदि हम पाठ के सारांश की बात करें, यदि हम सिद्ध करें तो क्या है, कंपैशन दया सुधार देती, रिफॉर्म कर देती, इवन सेनेक्स पागलों को भी, मतलब मिस्कल टफ से टफ व्यक्ति को भी, ठीक है, उसको बदला जा सकता है। नेक्स्ट है लाइफ ऑफ रैक्पिकस इन सीमापुरी। सीमापुरी के जो रैक्पिकस हैं उनके जीवन के बारे में आपको बताना है। देखो, सेटल्ड 1960 बांग्लादेश रिफ्यूजीज, 1960 में बांग्लादेशी रिफ्यूजी आते हैं, शरणार्थी आते हैं लगभग 10,000 की संख्या में। इन दिल्ली, कहाँ बस जाते हैं, दिल्ली में, दिल्ली के बाहरी इलाकों में, क्योंकि भाई सिटी में कौन उनको रहने देगा, स्लम्स इलाके में कहीं पर भी वो अपना जो है टेंट वगैरह डाल करके रहने लगे, ठीक है, टेंट्स एंड पॉलीथीन्स, ठीक। चिल्ड्रेन स्कैवेंज गार्बेज, अब उनको ना तो इतनी जल्दी नौकरी मिल जाएगी, ठीक है, और ना तो भाई यहाँ पर उनके ज़मीन है, ना तो कोई रिश्तेदार हैं, अब खाना तो खाना ही पड़ेगा, तो क्या करते हैं, और हर दिन शहर में, गांव में मिल जाए, शहर में इतना इस तरीके से आपको कौन खाना दे देगा, तो वहाँ पर क्या करते थे, ये कूड़ा बीनना शुरू कर देते थे, कर दिया इन्होंने भी, घर वालों ने, मेन लोगों ने भी, और उनके बच्चों ने भी। तो चिल्ड्रेन स्कैवेंज, छोटे छोटे बच्चे निकल जाते हैं सुबह सुबह, और जो बड़े बड़े ढेर हैं उनको उलट पुलट करके उनमें से अपीसाप आयरन, अपीसाप प्लास्टिक, ये सब ढूंढते हैं। कभी कभी उनको कॉइन्स मिल जाते हैं, तो वो कॉइन्स 1 रुपया 2 रुपया एक प्रकार से उनके लिए सोने के सिक्के के समान होता है, ठीक है। गार्बेज बैग्स, और पीठ पर वो बैग्स टांग लेते हैं। बिफोर डॉन, सुबह ही निकलते हैं। डॉन का मतलब यहाँ क्या है, भोर, DA डॉन, यहाँ पर DON नहीं है, यहाँ पर DAWN है, ध्यान ध्यान दीजिए, ये आपका होमोफोन बन सकता है, ठीक है। प्लास्टिक्स, मेटल्स, नो स्कूल, और स्कूल तो की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अब बच्चे चूंकि गरीबी की वजह से, परिस्थितियों की वजह से आज यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन बच्चों का क्या दोष है, आप, बच्चों का दोस्त तो नहीं है, लेकिन बच्चे ना तो स्कूल जा पाएंगे, ना तो उनके पास खिलौने हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों से वंचित रह पाते हैं, वो जिम्मेदारियों से दबे हुए हैं। ये जिम्मेदारियां कैसी हैं, इनको परिवार को बराबर जो है चलाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, जैसे कि एक यंग व्यक्ति को। तो देखा जाए उनको अपने जीवन का बचपन जीने का अवसर नहीं मिलता, तो बचपन का जीवन एक प्रकार से जीने का अवसर नहीं मिलता है, अर्थात उनका जो जीवन का बसंत है वह उनसे छिन जाता है, ठीक है। सर्वाइवल ओवर एजुकेशन, सर्वाइवल ओवर एजुकेशन, ठीक है। गार्बेज ब्यूटी, यहाँ पर गार्बेज ब्यूटी दिखाई गई है, सेल टू द जंक डीलर्स फॉर कैश, मतलब उनको क्या किया जाता है, पैसा के लिए बेचा जाता है, जो इकट्ठा करते हैं। हार्स विंटर्स गनी सैक्स, नो आइडेंटिटी ओनली रैग बैग्स मैटर, ये उनकी कोई पहचान नहीं है, यहाँ पर ओनली रैग बैग्स मैटर हैं, उनके फटे पुराने जो है थैला उनके पास है, बस उन्हीं की, वही उनकी पहचान है, वो कौन है, कूड़ा बीनने वाले, बस। मुकेश ड्रीम्स, इस एक दूसरा लड़का है इसमें, मुकेश, जो कि कहाँ से है संबंधित, वो वो क्या बोलते हैं, दूसरा शहर जो आपका फिरोजाबाद है, वहाँ के चूड़ी बनाने वाले बच्चे हैं, लोग हैं, उन उस परिवार से आता है, उनकी भी स्थिति ऐसे ही है, वो तो देश के ही हैं, लेकिन उनका जो परंपरागत काम है चूड़ी बनाने का, उसमें इतनी आमदनी नहीं है कि वह कुछ जीवन में सुधार कर सकें, वो घर बना सकें, रोटी कपड़ा मकान अपना सुनिश्चित कर सकें, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सुनिश्चित करें, दवा दारू सुनिश्चित कर सकें, कुछ नहीं हो पाता है उस कमाई से, ठीक है। तो इसका असर बच्चों पर भी देखने को मिलता है। बच्चे क्या करते हैं, वो भी ना स्कूल जा पाते हैं, ना खेल कूद की उनके पास सामग्री होती है, छोटे होते हैं तभी से वह चूड़ी बनाने का काम सीखना उन्हें पड़ता है, ताकि आगे चल करके उसी काम के वह एक्सपर्ट बन सकें, भले उसे पर्याप्त पैसा वो न कमा सके, ठीक है। साहब मैनेज, साहब क्या करता है, मैनेज करता है पीनेट्स
ट्रैप्ड साइकिल, है ना, किसी तरीके से जो है उसमें से निकलने की कोशिश करता है और वो एक मोटर मैकेनिक बनने का डिटर्मिनेशन कर लेता है। तो कुल मिलाकर के हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, पॉवर्टी स्टील्स चाइल्डहुड इनोसेंस, गरीबी क्या करती है, जो भोलापन है बचपन का उसको छीन लेती है गरीबी की। बच्चा क्या हो जाता है, कम एज में ही जिम्मेदार बन जाता है, तो भोलापन कहाँ रह जाएगा, वो शादी की वो बच्चे है ना, वो बच्चे का पालपन कहाँ रह जाता है, ठीक है। अराइव्ड, फिर क्या है, रोल ऑफ गांधी जी इन चंपारण, गांधी जी का चंपारण के में क्या योगदान रहा। अराइव्ड 1970, मोतीहारी ऑन इंडिगो शेयरक्रॉपर प्ली, डिफाइड कोर्ट ऑर्डर, उन्होंने क्या किया था, डिफाई कर दिया था, कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया था, ठीक है। 1917 में आए मोतीहारी ऑन इंडिगो शेयरक्रॉपर प्ली, जब जो इंडिगो शेयरक्रॉपर थे, बटाईदार थे, उनमें से एक व्यक्ति जो था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी के पास जाते हैं, गांधी जी से आग्रह करते हैं, बटाईदारों की को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पुलिस वालों ने, मतलब पुलिस ने उनसे क्या कहा कि तुम यहाँ से निकलो, तुम जहाँ से आओ वहाँ जाओ, इन किसानों के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, इन्हें हमको हैंडल करने दो। तो गांधी जी ने कहा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम इन किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ के लिए हमें यदि जेल जाना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने डिफाई कर दिया, मना कर दिया कोर्ट ऑर्डर, इवन कोर्ट के ऑर्डर को भी नहीं माना। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट पीजेंट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जब ट्रायल चला तो इन्वेस्टिगेशन जब हुआ तो उसमें पता चला कि सचमुच किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा था। इससे जो उच्च अधिकारी थे, क्योंकि उनको पता चल गया था कि यदि इसको सुधारा नहीं गया या इनकी मांगों को माना नहीं गया तो ये एक बहुत बड़ा विस्फोटक रूप ले सकता है आंदोलन, ठीक है। इसलिए उनसे वो मान गए थे। 15% रिफंड डिनाइड बाई प्लांटर्स पोस्ट सिंथेटिक डाई, इस प्रकार से उनकी जो कंपनसेशन की अमाउंट थी उसको कम कर दिया गया, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस, इस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस था, मतलब एक आदमी ने नहीं अवज्ञा की थी, पूरे पूरे जन समूह ने सरकार के कानून को मानने से इनकार कर दिया था। उसी को क्या कहते हैं, सिविल डिसओबीडियंस, नागरिक सवज्ञा आंदोलन, ठीक है। स्टेट डिस्पाइट बैन, अर्थात बैन लगा भी दिया गया उसके बावजूद भी जो है वहाँ पर ये बना रहा है, मतलब सिविल डिसओबीडियंस बना रहा। मोबिलाइज्ड पीजेंट्स फॉर इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी के लिए लोगों को मोबिलाइज किया गया। फॉर्म्ड कमेटी का गठन किया गया। 25% रिफंड वोन, और इस प्रकार से 25% रिफंड वापस कर दिया गया, मतलब उसमें कटौती कर दी गई। फ्रीड लॉयर्स फ्रॉम फीस, ठीक है। इंस्पायर्ड सेल्फ रिलायंस, इस प्रकार से इस जो चंपारण का एपिसोड है उसने सिखाया सेल्फ रिलायंस कि किस तरीके से हमें अपने पर क्या करने की ज़रूरत है, निर्भरता लाने की ज़रूरत है, अपने पर ट्रस्ट लाने की ज़रूरत है, अपने पर रिलाई करने का, भरोसा करने की ज़रूरत है। टॉट हाइजीन, अब गांधी जी ने दूसरा बेड़ा क्या उठाया, वहाँ पर चंपारण में बिहार में क्या किया, हाइजीन से संबंधित, साफ सफाई के महत्व से संबंधित अभियान शुरू किया, क्योंकि उनको पता था कि जो दुर्दशा किसानों की है तो उसमें एक सबसे प्रमुख कारण क्या है, वहाँ के किसानों की जो मतलब एक प्रकार से अशिक्षा है वो भी जिम्मेदार है, ठीक है। हेल्थ टू वाइब्स, हेल्थ टू वाइब्स एम्पावर्ड लोकल्स, ठीक है। वैल्यू नॉन वायलेंस लिबरेट्स ऑपरेस्ट, तो हम अंत में क्या कह सकते हैं, टू कंक्लूड वी कैन से दैट, है ना, नॉन वायलेंस लिबरेट्स ऑपरेस्ट, मतलब इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि नॉन वायलेंस क्या कर सकता है, लिबरेट कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है जो सताए हुए हैं। मतलब किसान क्या था, सताए हुए थे, तो उनको मुक्ति मिली किसके द्वारा, नॉन वायलेंस के द्वारा। नॉन वायलेंस किसने चलवाया, गांधी जी ने एक आंदोलन चलवाया, अहिंसा आंदोलन, मतलब अहिंसा ना करो लेकिन सरकार का क्या करो, विरोध करो, उसके काले कानूनों का विरोध करो। अब क्वेश्चन नंबर 9 की यदि हम बात करें तो ये आपका आता है स्टांजा बेस्ड। तो स्टांजा इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, कई बार आए हैं, 10+20+ टाइम आए हैं अलग अलग, उसमें जो है आपके सेट्स हैं, ठीक है, पीवाई क्यूज हैं उनमें। तो ये आता ही है, आथिंगा ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, किस पार्ट से है आपका, आथिंगा ब्यूटी से है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस ऑन जेनिफर्स फिंगर्स, आप ये तैयार कर लीजिए, ठीक है। कीपिंग क्वाइट, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, अर्थ कैन टीच, है ना, ये आते हैं, बिल्कुल इनको अन्यथा ना लें, ये आपका नहीं है, ठीक है, इसको आप हटा दीजिए, ये आपका सिलेबस से आउट हो चुका है, कोई बात नहीं है, ठीक है, इतने आप तैयार कर लीजिए। फिर आथिंगा ब्यूटी जॉन कीट्स, आथिंगा ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये आपका कविता है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे,
तो बहुत समय लगेगा, ठीक है। आपके क्वेश्चंस पहले फिलहाल इसमें हम ट्राई कर लेते हैं, एक देख लेते हैं स्टांजा, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है, ठीक है। क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। थिंग ऑफ ब्यूटी क्या होती है, हमेशा के लिए आनंद देती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी सुंदरता बढ़ती रहती है, आनंद देती रहती है, ये कभी कम नहीं होती है। बट स्टिल कीप अ बावर क्वाइट वारस, और हमें एक प्रकार से बावर देती है। बावर का मतलब क्या है, हमें एक प्रकार से अम्ब्रेला का काम करती है, छाता देती है। मतलब जिस तरह से हम गर्मी से बचने के लिए, तपिश से बचने के लिए अम्ब्रेला लेते हैं, इसी तरीके से जीवन के उतार चढ़ाव से यदि हमको शांति लेनी है ना, हमको कहीं ना कहीं हील लेना है, तो हमें क्या करना चाहिए, नदी पहाड़ तालाब की सुंदरता को अपनाना चाहिए, अच्छे गीत सुनना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए, क्योंकि यही दीज आर द थिंग्स विच आर ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल, है ना। कवि के अनुसार दीज आर दिस इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटीफुल, मतलब यही वस्तु जो है सुंदर वस्तु होती है, क्योंकि इनकी सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है, वो हमेशा हमको आनंद देती रहती है, ठीक है। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हमें क्या करती है, हमें ये सुंदरता अच्छे सपने देती है ना, आराम से हेल्थ देती है, ठीक है, हमारी टेंशन को दूर करती है, क्वाइट ब्रीदिंग। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इटर्नल अकॉर्डिंग टू द पोएट। कवि के अनुसार इटर्नल क्या है, तो इटर्नल क्या है, अब इसको जैसे आंसर लिखेंगे, अब इस तरीके से पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप इसको कैसे बनाएंगे, इससे मदद ले सकते हैं। व्हाट इज़ इटर्नल अकॉर्डिंग टू द, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, आपको लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। एक बात ध्यान रखिए, तो आप आंसर कैसे लिखेंगे, व्हाट इज़ इटर्नल अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो अकॉर्डिंग ऐसे आप लिखें, अकॉर्डिंग टू द पोएट, है ना, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज इटर्नल, ठीक है, जॉय, ब्यूटी, स्लीप, ड्रीम। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ब्यूटी, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी इज क्या, इटर्नल, सुंदरता क्या है, इटर्नल है, शाश्वत है, ठीक है। अब आंसर हो गया कितने नंबर का, 2 नंबर का, इससे ज़्यादा आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कोई 3 आपको सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, ठीक है, कोई 3 तैयार कर लीजिए, और आपकी उसमें से एक कोई ना कोई कॉमन हो जाएगी, ठीक है। और पहली जो कविता हमारी है उसका शीर्षक है माई मदर एट 66। कितने साल की हो गई, 66 साल की हो गई हैं, है ना। ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ऊँघना, अलसाना, चेहरा पीला पड़ जाना है, दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ ओल्ड एज, है ना। एंड कवित्री जब परेशान हो गई सोच करके अपनी कि वो अपनी माँ से हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी, क्योंकि वो अब उसकी माँ वृद्ध हो चुकी हैं, ठीक है, तो अब वो बहुत डिस्ट्रेस हो गई, परेशान हो गई। ये है आपकी सेंट्रल आइडिया। माई मदर एट 66 इज़ अ ब्यूटीफुल पर्सनल पोएम। ये जो कविता है माई मदर एट 66 बहुत ही सुंदर कविता है। पोएम बाई कमला दास, किसके द्वारा लिखी गई। अब आप पहले क्या करें, कविता का नाम लिख दें, पोएटिक का नाम लिख दें, ताकि पता चले कि हाँ आपने कविता को पढ़ रखा है और लेखक को जानते हो, है ना, और उस कविता का शीर्षक जानते हैं, ठीक है। इट इज़ डीपली इमोशनल, बहुत ही ये इमोशनल कविता है ना, भावनात्मक कविता है, ऑटोबायोग्राफिकल है, मीन्स जो कविता है उसमें आप ऑटोबायोग्राफिकल टोन देखेंगे, क्योंकि कवित्री अपने ही माँ के विषय में अपने से संबंधित कहानी को बता रही है, भले उसकी यूनिवर्सल अपील रखती हो, अर्थात थीम भले वो यूनिवर्सल हो, सब पर लागू होती हो, लेकिन कहीं न कहीं वह स्वयं से संबंधित या प्रेरित होकर के, है ना, उन्होंने लिखा है, तो ऑटोबायोग्राफिकल है। इट एक्सप्रेसेस, ये दिखाती है, डीप इमोशनल पेन एंड फियर, किसको दिखाती है, बहुत ही गहरे, है ना, इमोशनल पेन, भावनात्मक जो दर्द होती है, अर्थात किसी को लेकर के जो लगाव वाला जो दर्द होता है ना, अटैचमेंट का जो पेन होता है, उसकी सेपरेशन से लेकर के, और डर ऑफ लॉसिंग, और खोने का जो डर है, किसका, हर एजिंग मदर की, अपनी जो एजिंग मदर है, मतलब जो उसकी, है ना, काफ़ी जो वृद्ध हो चुकी माँ हैं, उससे वो डर हमेशा के लिए लॉस, उसको खो न दें, इसका जो डर है उसको दिखाती है। सी कंट्रास्ट लाइफ्स वाइब्रेंसी, अब वहाँ यहाँ पर कवित्री क्या करती हैं, जीवन के वाइब्रेंसी को कंट्रास्ट करती हैं, दोहरे दो चीज़ें दिखाती हैं, देखो, एक एक ओल्ड एज को दिखाती हैं, है ना, और एक क्या है, चाइल्डहुड को दिखाती हैं। तो चाइल्डहुड क्या है, ऊर्जा से भरा हुआ है, आशा से भरा हुआ है, उसका फ्यूचर है,
और ओल्ड एज किसका, निष्क्रियता पैसिवनेस का है प्रतीक, है ना, और एंड ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो इसको दोनों को कंट्रास्ट दिखाया है। तो उसकी माँ जो है ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करती है, और बच्चे बाहर जो दिखाए गए हैं दौड़ते घूमते हुए, वह एक प्रकार से जीवन के शुरुआती दिनों को दिखाए गए हैं। वो दिखा कवियत्री बताना चाहती है कि जीवन की सच्चाई यही है कि जीवन जिस तरह से शुरू होता है ऊर्जा और उमंग से, एक दिन वह सब कुछ शांत हो जाता है, ठीक है, विथ अप्रोचिंग डिके। क्योंकि अप्रोचिंग मतलब आने वाला, डिके मीन्स जो विनाश है, ऑफ ओल्ड एज, ठीक है, डिके ऑफ ओल्ड एज। हर रिपीटेड स्माइल, और लास्ट में जो बार बार वो रिपीटेड स्माइल करती हैं, मतलब चेहरे की मुस्कान को वो बनाए रखती हैं जबरन, हालांकि वो अंदर से खुश नहीं है, पीड़ा है, लेकिन पीड़ा को छुपाने के लिए वो मास्क पहनती हैं इस काहे का, स्माइल का, मतलब चेहरे पर स्माइल बनाए रखती हैं, क्योंकि हाइड करना चाहती हैं सारों को, दुख को, ठीक है। रिवीलिंग लव्स एंड्योरेंस, क्या दिखाना चाहती हैं, प्रेम की जो इंड्योरेंस होती है, अर्थात यदि प्रेम है, ठीक है, किसी को अपने नियर एंड डियर से, तो किस तरीके से वहाँ पर अपनी पीड़ा को व्यक्ति क्या करता है, छिपा लेता है, ताकि अगले व्यक्ति को, उसके नियर एंड डियर को, है ना, उसका एहसास ना हो सके। तो इंड्योरेंस को भी कविता दिखाती है इन द फेस ऑफ इनविटेबल सेपरेशन, किसके माध्यम से, इनविटेबल सेपरेशन के माध्यम से, अर्थात न टाला जा सकने वाला जो सेपरेशन है, एंड मॉर्टैलिटी, और नश्वरता को दिखाती है, ठीक है, कि किस तरीके से इंसान नश्वर है, ठीक है। अब अगली कविता है कीपिंग क्वाइट। ये आपकी सेंट्रल आइडिया है, पैब्लो नेरुडास पोएम, पैब्लो नेरुडा की कविता कीपिंग क्वाइट अर्ज। ये जो कविता है वो अपील करती है, अर्ज करती है यूनिवर्सल पास, एक सार्वभौमिक पास की, मतलब दुनिया में पूरी तरह से कुछ समय के लिए सब लोग क्या करें, कीप क्वाइट करें, क्या करें, कीप क्वाइट करें, मतलब सब लोग शांत रहें, क्या रहें, शांत रहें, ठीक है, फॉर पीस, ताकि पीस कायम हो सके, दुनिया में क्या कायम हो सके, शांति कायम हो सके। जब सब शांत हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे, तो सब शांत ध्यान लगाएंगे, सब ध्यान लगाएंगे तो सबको अपने अपने जीवन का महत्व समझ में आ जाएगा। जब लोग अपने जीवन के महत्व को समझ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो स्थिर हो जाएंगे, कि कहीं, है ना, उनमें धैर्य आ जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी, और सहनशीलता आने से वो दूसरों पर दया दिखा सकेंगे, और दया दिखाने से परोपकारिता बढ़ेगी, परोपकारिता से, है ना, समन्वय होगा, सामंजस्य होगा, और समाज में बिल्कुल स्थिरता और शांति कायम हो सकेगी, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन, नेरूडा क्रिटिक्स डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। नेरूडा बड़ी आलोचना करते हैं, क्या करते हैं, बड़ी आलोचना करते हैं, क्रिटिक्स क्या करते हैं, क्रिटिक्स मतलब आलोचना करते हैं किसकी, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ मैन, जो मनुष्य के द्वारा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी की जा रही है। क्योंकि देखो, इंसान पैसा कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उन्नति के लिए कंपनी पर लगाता जा रहा है, 8 घंटे के बजाय 10 घंटे काम करता है, 10 घंटे के बजाय 20 घंटे काम करता है, ओवर डे ओवरनाइट, इस तरीके से काम करता है ज़्यादा से ज़्यादा। फिर अंत में क्या होता है, उसका शरीर, उसका मस्तिष्क जवाब देना का जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो पता चलता है या तो मानसिक रूप से उसमें डिस्ट्रेस हो गया है, वो विकार आ गए हैं, या फिर शारीरिक रूप से भी जो है कहीं ना कहीं डैमेज आ चुका है। तो व्यक्ति क्या करेगा, वह जो भी काम करेगा सोच समझ करके करेगा, वो भी ध्यान रखेगा कि कहीं उससे, है ना, उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। प्रोविंग मोमेंट्री साइलेंस बर्स कंपैशन, और दिखाना चाहते हैं पाब्लो नेरुदा क्या बताना चाहते हैं, कि जो प्रूविंग मोमेंटरी मतलब जो क्षणिक, कैसी, क्षणिक, राइट, जो क्षणिक क्या होती है, साइलेंस मतलब भले 24 घंटे में, कितने घंटे में, 24 घंटे में आप क्या करो, 1 से लेकर के 12 तक की गिनती करो, मतलब 12, या तो रात में या फिर दिन में, 24 घंटे में 12, 1 से लेकर के 12 जो घड़ी की सुइयां चलती है ना, आपको क्या करना है, 1 से लेकर के 12, या तो दिन के या तो रात के, बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाओ, ठीक है। अपने बारे में अपने को समय दो, दुनिया सोचो, इंट्रोस्पेक्शन करो, जीवन के महत्व को समझो, ठीक है। इससे क्या होगा, जन्म लेगी क्या, कंपैशन, अर्थात आप में दया उत्पन्न होगी, यूनिटी एकता उत्पन्न होगी, एंड लाइफ ट्रू मीनिंग, और जीवन का सच्चा महत्व समझ में आएगा। वेयर कांस्टेंट मोशन, जबकि लगातार जो मोशन होते हैं, क्या होते हैं, लगातार मोशन, मतलब जब हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उससे क्या होता है, ब्रीड्स एलियनेशन,
यदि आप सालों भर काम करते रहो, कभी न टहलने जाओ, न पिकनिक पे जाओ, न प्रकृति की खुद में जाओ, है ना, कभी सोचो नहीं, तो जीवन क्या हो जाएगा, बोझिल हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएगा। और जब आप पर तनाव होगा, वो तनाव जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर दिखाई पड़ेगा, आपके आस पड़ोस में जो लोग हैं वो उन पर दिखाई पड़ेगा। तो क्या होगा, विघटन होगा, एक दूसरे से बनेगी नहीं बात, जब बनेगी नहीं, तनाव होगा, तो कहीं ना कहीं टकराहट आएगी, आप दूसरे को जो है एक दूसरे में लड़ते हुए दिखेंगे, है ना। तो ये साइकिल चलता रहेगा, इसलिए कभी कहता है हमको कुछ समय के लिए शांत रहना चाहिए। अगली कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। मतलब कवि ने इसमें बताया है कि व्हाट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदर चीज क्या है दुनिया में। तो कवि कहता है सुंदर चीज वो हर एक चीज है, सुंदर वस्तु वह हर चीज है जो हमें क्या करती है, आनंद देती हो हमेशा के लिए, एवर लास्टिंग जॉय देती हो। कैसा जॉय देती हो, एवर एवर लास्टिंग जॉय, मतलब हमेशा हमेशा के लिए बना रहने वाला, आनंद देने वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। अब वो चाहे व्यक्ति की सुंदरता हो, चाहे वह क्या बोलते हैं आपकी प्रकृति के तत्वों की सुंदरता हो, चाहे वह महापुरुषों की, महान लोगों की गाथाएं हो, कहानियां हो, संगीत हो, कोई भी कला हो, वो सारी चीजें जो है सुंदर होती हैं, क्योंकि इनसे हमें आंतरिक सुकून मिलता है। ठीक है, गीत हम सुनते हैं तो वो भी हमारे लिए सुंदर होता है। ठीक है, हम नदियों, पहाड़, पक्षियों को देखते हैं और उनसे हमारे मन को सुकून मिलता है, तो वो भी हमारे लिए आतिंगा ब्यूटी है। ठीक है, द पोएम सेलिब्रेट्स ब्यूटीज इटर्निटी, ये जो कविता है किसको सेलिब्रेट करती है, जो सुंदरता की इटर्निटी है, अर्थात इस कविता में सुंदरता की शाश्वतता का क्या किया गया है, सेलिब्रेशन किया गया है। सुंदरता एक शाश्वत चीज है, सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, मतलब जो सुंदर चीज है वही कहीं ना कहीं सत्य है और वही शाश्वत है। तू हमेशा हमेशा का आनंद देती है, अर्थात जो नदी है, पहाड़ हैं, पक्षी हैं, उनका कलरव है, वह आज भी आपको उतने आनंद देता है, कल भी उतने आनंद देगा, बशर्ते कि आपके कान उस तरीके की क्षमता रख सकें उन इस नदी की आवाज़ को सुन पाने की, है ना, पक्षियों की आवाज़ सुन पाने की क्षमता आपके कान में होनी चाहिए। क्योंकि ये भी कहा जाता है ना, ब्यूटी ब्यूटी लाइज लाइज इन द आइज आइज ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, अर्थात सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है, बाहर नहीं होती है। ठीक है, सौके दीदार गर है तो नजर पैदा कर, मतलब यदि आप सुंदर दिखना चाहते हैं तो नजर पैदा कीजिए, अर्थात आपका दृष्टिकोण वो होना चाहिए कि आप प्रकृति की खूबसूरत चीजों को देख सकें, उनका आनंद उठा सकें। ठीक है, बट ग्रोइंग, भाई देखो हम पर डिपेंड करता है कि हम नदी के किनारे को देखकर कितना खुश होते हैं, हम पक्षियों को देख करके, हम जानवरों को देख करके मन में कितनी खुशी आती है। तो यदि आप में यदि ऐसा व्यवहार है, आपने ऐसे अपने आप को ढाल रखा है, तो आपको आनंद मिलेगा। लेकिन जब आपने में कोई सहनशीलता है ही नहीं, कोई मानो कोई जो लगाव पक्षियों पेड़ पौधों से है ही नहीं, तब फिर आपको सुंदरता कहाँ से नजर आएगी, राइट। इसीलिए नेवर फेडिंग, ये कभी नहीं समाप्त होती सुंदरता, बट ग्रोइंग लवलियर, अर्थात आ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है उसका आनंद जो होता है हमेशा के लिए वो बढ़ता रहता है, उसके आनंद में बढ़ोतरी होती रहती है, कमी कभी नहीं होती है। डिस्पाइट डिस्पोंडेंसी, जीवन की निराशाओं के बावजूद भी, स्कैर्सिटी ऑफ नोबल सोल्स, है ना, जो नोबल सोल्स है मीन्स एंड लाइफ डार्क पास, देखा जाए तो अच्छे जो सोल्स हैं, आत्माएं हैं, लोग हैं, उनकी कमी है, स्कैर्सिटी है, उसके बावजूद भी जीवन में पाथ्स हैं, डार्क पाथ है, मतलब अंधेरा है, जीवन अंधकार में होने के बावजूद भी वी डेली वीप, हम क्या कर रहे हैं, रोज वीप करते हैं, बुनते हैं फ्लॉरी बैंड्स, क्या बनते हैं, फूलों की जो है माला। ठीक है, बाइंडिंग अस टू अर्थ, अर्थात जीवन में विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी हम क्या करते हैं, सुंदरता के माध्यम से एक ऐसा एक माला बनाते हैं जो कि हमें जोड़ता है जमीन से और कहीं ना कहीं उस शाश्वत सत्य से। सन हो, सूर्य हो, चंद्रमा हो, ट्रीज हो, पेड़ हो, उनकी छाया, है ना,
और छाया के नीचे रह बैठे हुए क्या चलते फिरते हुए शीप, डेफोडिल्स और जंगल के क्या डेफोडिल्स फूल, कूलिंग स्टीम्स और ठंड पहुंचाने वाली जो छोटी छोटी धाराएं हैं नदी की, मस्क रोजेस है ना, जो खूबसूरत खुशबूदार क्या है गुलाब हैं, हीरोइक टेल्स और वीर गाथाओं की जैसे रानी लक्ष्मीबाई की क्या कथा हम सुनते हैं, हम महाराणा राणा प्रताप की कथा सुनते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं, वीर गाथा सुनते हैं, तो हमारा रोम रोम रोमांचित होने लगता है। तो ये खूबसूरती हमेशा बनी रहेगी। जब भी आप सुनेंगे रानी लक्ष्मीबाई की जो सौर गाथा है ना, जब इन लोगों की गाथाएं सुनेंगे, जब जब सुनेंगे, आज से 100 साल बाद 200 साल बाद जब भी आप सुनेंगे, उनकी खूबसूरती बनी रहेगी। ठीक है, टेल्स एंड नोबल डेथ्स डिस्पेल ग्लूम, और जो अच्छे काम हैं, डेथ्स हैं मतलब अच्छे कामों के लिए जिन लोगों ने बलिदान किया है, यदि उनको भी हम देखें, डिस्पेल ग्लूम लाइक अ हेवनली फाउंटेन, तो वो क्या करता है, हमारे अंदर की उस ग्लूम को, अंधकार को हटा देता है, लाइक अ हेवनली फाउंटेन, किसकी तरह, एक हेवनली फाउंटेन की तरह। ऐसे मतलब ये सब ब्लेसिंग्स हैं, ये गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की जाने वाली हमारे लिए क्या है, ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हेवनली हैं, ईश्वरीय हैं। ठीक है, हमें प्रकृति से मिलती हैं। फाउंटेन जैसे ये किसी पहाड़ से आने वाला फाउंटेन नहीं है, ये सीधे सीधे कहाँ से, हेवनली है, मतलब स्वर्ग से आने वाला फाउंटेन है। कौन सा, खूबसूरती का, जो हमें आनंदित करता है। ठीक है, फाउंटेन पावरिंग इमॉर्टल ड्रिंक, ये क्या करता है, हमारे पर छिड़कता है क्या, उस वही अमृत, अमर ड्रिंक मतलब खूबसूरती का, सुंदरता का जो अमर जल है ना, वो हम पर पावर करता, अमृत है, एलिक्सिर है। ठीक है, अर्थात हम हमेशा के लिए क्या करते हैं, सुंदरता, सुंदर वस्तुओं में से हमको आनंद प्राप्त होता रहता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है। ये आपकी सेंट्रल आइडिया है। ठीक है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोक्लेम्स, जो थिंग ऑफ ब्यूटी हो प्रोक्लेम करती है, दावा करती है, ब्यूटी इज हीलिंग इमॉर्टैलिटी, मतलब जो सुंदरता की हीलिंग मतलब घाव पुजाने वाली है ना, इमॉर्टैलिटी है, मीन्स जो सुंदरता है, सुंदरता से हम क्या करते हैं, वो हमको हील करती है, अर्थात हमारे जो छोटे छोटे घाव होते हैं, छोटी छोटी जो परेशानियां होती हैं, उनको भरने का काम करती है कौन, सुंदरता। अगेंस्ट लाइफ्स मिजरीज, जो जीवन की चुनौतियां हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, है ना, उनसे हमको क्या करती है, सांत्वना देती है। जॉन कीट्स रिवील करते हैं नेचर एंड आर्ट एज इटर्नल रिफ्रेशमेंट, किसके रूप में, जॉन कीट्स रिवील्स नेचर, जॉन कीट्स प्रकृति को रिवील करते हैं, एंड आर्ट एज इटर्नल रिफ्रेशमेंट, की जो आर्ट है, कला है, वो हमारी हमको इटर्नल रिफ्रेशमेंट देती है, मतलब हमको आंतरिक रूप से क्या करती है, तरोताजगी मतलब देती है, मीन्स हमारी जो आत्मा है उसको शुद्ध करती है। ठीक है, सस्टेनिंग ह्यूमन स्पिरिट्स थ्रू परपेचुअल जॉय, और जो ह्यूमन स्पिरिट्स हैं, लोग जो हैं, उनको क्या करती है, एक परपेचुअल मतलब लगातार बना रहने वाला आनंद देती है। वेयर डिस्पेयर वुड अदरवाइज प्रिवेल, नहीं तो क्या है, यदि सुंदर वस्तु, सुंदरता की चीज़ ना हो, यदि हम कहानी ना सुने, हम प्रकृति की गोद में ना जाएं, प्रकृति के तत्वों में सुंदरता को ना देखें, तो फिर जीवन क्या हो जाएगा, कष्टमय हो जाएगा। अर्थात जीवन की सफलताएं, असफलताएं, उतार चढ़ाव, दुख, क्लेशों से हमको राहत कौन देता है, आथिंगा ब्यूटी। जब हम बहुत परेशान होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए गीत संगीत सुनते हैं, पशु पक्षियों के बीच में रहना पसंद करते हैं, दूर हम जाते हैं वादियों में, पहाड़ों में, ताकि हमको सुंदरता दिखाई पड़े प्रकृति की, क्योंकि वो सुंदरता हमारे घावों को, आंतरिक घावों को क्या करती है, भरती है। ठीक है, हमारी तकलीफों को दूर करती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगली आपकी पोएम है आ रोड साइड स्टैंड। आ रोड साइड स्टैंड, इसको किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। द पोएम डिस्पिक्ट्स पुअर रूरल फॉक्स पैथेटिक कंडीशन, राइट राइट, ये जो कविता है वो डिपिक्ट करती है, दर्शाती है पुअर रूरल फॉक्स पैथेटिक, जो गरीब ग्रामीण होते हैं, मतलब गांव के जो लोग हैं, उनकी जो पैथेटिक, दयनीय स्थिति है, रोड साइड स्टैंड बेगिंग सिटी कैश,
अर्थात गांव के वे लोग जो सड़क के किनारे दुकान लगा करके कहीं न कहीं भिक्षा मांगते हैं या बेगिंग करते हैं, याचना करते हैं, है ना, कामना करते हैं सिटी कैश कि उनसे कोई सामान खरीदे शहर का अमीर आदमी, ताकि उनके पास कैश आ सके। अमिड स्पीडिंग पॉलिश ट्रैफिक, किसके बीच में? चलती हुई जो महंगी महंगी गाड़ियों में बैठे हुए अमीर लोग। क्रूड साइंस ऑफर बेरीज, उनके पास जो बेरीज हैं, मतलब जंगली जो फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनको बेच रहे हैं। स्क्वैश बट नॉट मोटरिस्ट रिसेंट द मैड सीनरी, लेकिन जो वहाँ से मोटर से निकलने वाले, अर्थात किसी गाड़ी वाहन से निकलने वाले लोग हैं, कार से निकलने वाले लोग हैं, वहाँ पर आते हैं, बड़ा चिढ़ते हैं। किससे? जो मार्ड सीनरी है, क्योंकि जब वो उन्होंने यहाँ पर सड़क के किनारे क्या बना दिया है, एक दुकान बना रखी है, मतलब एक जो है रोड साइड स्टैंड बना रखा है, एक तंबू लगा करके, एक सेट डाल करके, टीन सेट डाल करके उन्होंने दुकान बढ़ा ली है अपने सड़क की साइड में। ठीक है, तो सब कार वाला उतरता है तो वो इसको लेकर के बड़ा गुस्सा होता है कि देखो ये लोग जो है सड़क के किनारे बस करके यहाँ की खूबसूरती को बर्बाद कर रहे हैं, तो रिसेंट करते हैं, राइट। सीक डायरेक्शंस गैस, और यदि उनको रुकना भी पड़ता है तो किस लिए रुकते हैं? क्या है के लिए? कि उनको वो मार्ग पूछना चाहते हैं, या तो फिर वहाँ पर गाड़ी में फ्यूल भरवाना चाहते हैं, नहीं तो वो रुकते ही नहीं हैं उसके पास में। ठीक है, फॉल्स गवर्नमेंट बॉयॉट्स एंड ग्रीडी गुड डोअर्स, और उनके साथ सरकार भी छलावा करती है, और सरकार के साथ साथ में वो सो कॉल्ड जो समाज सुधारक हैं, समाज के परवाह करने वाले लोग हैं, वो भी उन्हें छलते हैं, क्योंकि उनके साथ वो बहुत सारे वायदे करते हैं लेकिन पूरे एक भी नहीं करते। एक्सप्लॉइट रेदर देन हेल्प, उनको वो एक्सप्लॉइट ही करते हैं, सताते ही उनको सहायता देने के बजाय। लिविंग विलेजर्स इंटरेस्टिंग सारो, और इस तरह से, है ना, इन लोगों के द्वारा भी गांव वाले हमेशा क्या होते हैं? उसी दुख में बने रहते हैं। वेटिंग वेनली फॉर ब्रेक्स, ठीक है, हाल ये वेट कर रहे होते हैं कि कोई कार रुके, है ना, जैसे ब्रेक लगती है गाड़ी में जो निकल रही होती है, वहाँ पर ऐसा लगता है कि अब रुकेगी और रुक करके उनके पास आएगी और उनसे कुछ खरीदेगी, लेकिन ये सिर्फ उनका वहम होता है, क्योंकि कोई भी गाड़ी उनके पास नहीं आती है, रुकती है। स्क्वेल अमिड अनफुलफिल्ड चाइल्डिश लॉन्गिंग, इस तरीके से, है ना, बच्चों की तरह वह क्या करते हैं? कामना करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। अ रोड साइड स्टैंड, ये आपकी सेंट्रल आइडिया है। रोड साइड स्टैंड एक्सपोजेस, ये कविता दिखाती है कि रूरल पॉवर्टीज डिस्पेयर, जो गांव की गरीबी है ना, उसमें पलने वाली जो डिस्पेयर है, निराशा है, ठीक है, उसको दर्शाती है ये कविता अ रोड साइड स्टैंड। अगेंस्ट अर्बन इंडिफरेंस, और साथ में इसमें दिखाया गया है, एक साथ में एक रूरल लाइफ है और एक क्या है? अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ में अमीरी है, कारें हैं, गाड़ियां हैं, फास्ट लाइफ है, सब कुछ उपलब्ध है, ठीक है, सिनेमा हॉल, ईच एंड एवरीथिंग, राइट। बट यहाँ पर लोग तरस रहे हैं दो दो पैसे के लिए। यदि ये कुछ बेचते भी हैं छोटी सी दुकान लगा करके, तो पैसा तो इनके पास है, तो ये खरीदने तक इनके पास नहीं आते हैं। इसको दिखाया गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रिटिक्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसमें आलोचना करते हैं क्या? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की, अर्थात जो कभी है यहाँ पर जो आर्थिक रूप से असमानता है, डिस्पैरिटी है ना, अमीर है तो उसके पास रखने का मतलब इतना पैसा है कि कोई ठिकाना नहीं है, गरीब है तो दो पैसे के लिए वो क्या है? तंग है ना, तरस रहा। एंड फॉल्स फिलांथ्रोपी, और भी इसी समाज में बहुत सारे हिपोक्रेट लोग हैं, हिपोक्रेसी भी पनपती है, क्योंकि बड़े पाखंडी लोग हैं जो अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते हैं, भला, है ना, उनको उनके उद्धार की बात करते हैं, लेकिन वो सब सो कॉल्ड होती हैं, क्योंकि ये सब फिलांथ्रोपी की मतलब एक जो है फॉल्स फिलांथ्रोपी है, मीन्स झूठी मानवता है, झूठा देखा जाए तो यहाँ मानवता दिखाई जाती है। सेलिब्रेटिंग सिंपल डिग्निटी अमिड सेटेड होप्स एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन, इस तरीके से यहाँ पर क्या करते हैं लोग? ये शिकार होते हैं, है ना, तंगी का, आर्थिक तंगी का शिकार होते हैं, झेलना पड़ता है। अब आते हैं अगली जो लास्ट कविता है, ऑन जेनिफर टाइगर्स, ठीक है। इसमें क्या है? द पोएम कंट्रास्ट ऑन जेनिफर्स फियरलेस एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, इसमें जो एक आन जेनिफर हैं वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, एक कपड़ा बुन रही हैं, उस पर कपड़े से वो क्या धागे से बना रही हैं? टाइगर, ठीक है।
तो जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं, कंट्रास्ट ऑन जेनिफर्स टाइगर्स फियरलेस एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, वो टाइगर्स कैसे हैं, बिल्कुल निडर हैं, फियरलेस हैं। वो जो टाइगर उन्होंने बनाए हैं बिल्कुल कैसे हैं, निडर हैं, ठीक है। और जबकि बनाए किसने हैं, आंट जेनिफर ने, है ना। और किन हाथों से बनाए हैं, जो हाथ कांप रहे हैं, ठीक है। तो देखा जाए एक कंट्रास्टिंग सिस्टम यहाँ पर देखने को हमें मिलता है कि वह व्यक्ति जो जिन जिन हाथों से बना रहा है टाइगर को, वो टाइगर निडर हैं, लेकिन बनाने वाला कहीं ना कहीं भयभीत है, ठीक है, उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन आंट जेनिफर के द्वारा बनाए गए ये जो टाइगर्स हैं, दे आर फियरलेस एम्ब्रॉयडर्ड टाइगर्स, कढ़ाई मतलब उन्होंने बना रखा है। प्रांसिंग प्राउडली, ये जो टाइगर्स हैं प्रांस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो जो आंट बना रही कपड़े में, ऐसा लगता है कि उसमें से निकल जाएंगे, इस तरीके से बिल्कुल लाइवली दिखाए गए हैं, ठीक है। प्राउडली अनअफ्रेड, जो बिल्कुल उन किसी से डरते नहीं, अनअफ्रेड रहते हैं, आप मैन विद हर ट्रेम्बलिंग हैंड्स स्ट्रगलिंग अंडर, जबकि जिन हाथों ने बनाया है, आंट जेनिफर के हाथों ने बनाया है, उनके हाथ क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं। ट्रेम्बलिंग कर रहे हैं मतलब क्या है, बिला वजह। आंट जेनिफर ने कोई गलती नहीं की है, उनका कसूर बस यही है कि वह एक क्या है, महिला हैं, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से महिला पर एक प्रकार से आधिपत्य जमा करके बैठा हुआ है, कौन, जो है पुरुष, ठीक है। हैंड्स स्ट्रगलिंग अंडर अंकल्स वेडिंग बैंड, और इस यहाँ पर दिखाया गया है कि ये जो शादी के नाम पर जो शादी की प्रेम का जो टोकन के रूप में जो अंगूठी है ना, या जो भी बैंड उनको पहनाया गया है, वह है तो छोटा थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतना भारी लग रहा है उनके, ऐसा लगता है कि उनके हाथों को वह कुचल दे रहा है, क्योंकि वह एक सिंबल का प्रतीक है। यहाँ पर किसका प्रतीक बन गया है, वो निर्दयता का। निर्दयता कौन दिखा रहा है, उसका अपना पति, राइट, इवन इन डेथ। तो इतनी निर्दयता दिखाई गई है कि मृत्यु के बावजूद भी हर टेरिफाइड हैंड्स, अर्थात इस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, सताया गया है कि उनके हाथ टेरिफाइड हैंड्स, है ना, बने रहेंगे, मतलब मृत्यु के बाद भी उनके हाथ कांपते रहेंगे। अब यहाँ पर एक प्रकार से अतिशयोक्ति है, लेकिन दिखाना चाहता है कभी यहाँ पर कि पति के द्वारा किस तरीके से महिला का जो है एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उस पर अधिकार जमा के रखा जाता है, ठीक है। रेंज्ड बाय मार्शियल ऑर्डियल्स, देखा जाए ये सब वो किस लिए कर रहा है ना, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो शादीशुदा हो चुकी है, और वह एक प्रकार से प्रॉपर्टी बना दी गई है, किसकी, अपने हस्बैंड की, ठीक है। अब हस्बैंड के हिसाब से, उसकी इच्छाओं के हिसाब से, उसकी निर्देशों के हिसाब से, है ना, उसको अपने शौक बनाने हैं और सांस लेनी है, इस तरीके से। रिमेन रिंस्ड बाय मार्शियल ऑर्डियल्स बट द टाइगर्स एंड्योर, लेकिन उधर देखो जो टाइगर्स उसने बनाए हैं वो बिल्कुल प्राउड हैं एंड अनअफ्रेड ऑन हर पैनल, वह किसी से डरते नहीं हैं। तो दोनों तस्वीरों को इसमें दिखाया। चलिए सेंट्रल आइडिया की बात करते हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स रिवील्स आर्ट्स ट्रिumph, ये जो ऑन जेनिफर की टाइगर्स हैं वो दिखाते हैं कि कला के द्वारा हम जीत लेते हैं, ट्रिumph प्राप्त कर लेते हैं, ओवर किस पर, पेट्रियार्कल ऑपरेशन, अर्थात भले वह जो है ओरल कभी ना बोल पाई हो, विरोध ना कर पाई हो अपने पति का, कौन, आन जेनिफर, लेकिन यहाँ पर कला के माध्यम से उसकी जो आंतरिक स्थिति है, आंतरिक स्थिति में वो रिबेलियस है, वह अपने पति की जो है मर्जियां नहीं बर्दाश्त करना चाहती है, ठीक है। तो कला के माध्यम से उसने दिखा दिया है। उसने जो टाइगर बनाए हैं वो फियरलेस इसीलिए बनाए हैं, वो दिखाना चाहती कि अंदर से वह बिल्कुल जो है स्वतंत्र है। तो कला एक प्रकार से देखा जाए, एक एम्ब्रॉयडरी क्या है, कला ही तो है। कला के माध्यम से हम यहाँ पर दिखाया गया है कि उस पेट्रियार्कल ऑपरेशन को, मतलब पितृसत्तात्मक, या जो देखा जाए जिसमें मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, पुरुष प्रधान समाज जो है, उसमें जो पुरुषों के द्वारा जो ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब महिलाओं को जो सताया जाता है, जुल्म किया जाता है,
उसको दिखाया गया है, ठीक है। एंड्रिन रिच कंट्रास्ट अ वुमेन्स सब्जुकेटेड लाइफ। यहाँ पर जो कवयित्री एंड्रिन रिच है वो महिला की उस दास्तापूर्ण जीवन को दिखा रही हैं विद हर क्रिएशंस, अपनी क्रिएशंस के माध्यम से, रचना के माध्यम से। इमोर्टल फ्रीडम, है ना। और उस कला के में क्या है, एक इमोर्टल फ्रीडम मतलब एक अमर स्वतंत्रता को दिखाया गया, ठीक है। प्रूविंग क्रिएटिव इम्प्रेशन, और क्या प्रूव करना चाहती हैं, एक क्रिएटिव इम्प्रेशन मतलब एक रचनात्मक प्रभाव दिखाना चाहती हैं। आउटलाइव सफरिंग टू असर्ड इनर स्ट्रेंथ, ठीक है। और आंतरिक आंतरिक जो शक्ति है, मतलब उनके अंदर शक्ति है, किस तरीके से वो पोटेंशियल रखती हैं, वह भी दिखाया गया है। तो इस तरीके से इस कविता में कुल मिलाकर के क्या दिखाया गया है कि एक पितृसत्तात्मक समाज में जो पुरुष होता है वो महिला पर किस तरीके से मनमानी तरीके से वो उसका शोषण करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है और अपनी मर्जियों को थोपता है, ठीक है। और उससे वो महिला क्या है, आज़ादी चाहती है। और आज़ादी को यदि भले वो मुखर तरीके से समाज में, क्योंकि समाज में जो है छूट नहीं मिलती है उसको बोलने की, लेकिन कला के माध्यम से वो दिखाती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कविताओं की जो सेंट्रल आइडिया है आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और इससे चाहे अब आपको कंप्रेंशन बेस्ड आपके जो स्टांजा बेस्ड क्वेश्चंस हो उनको करना हो या सेंट्रल आइडिया लिखना हो, बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। शुभकामनाएं।